स्टार्ट है, ठीक है, बस आई। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, हेलो मेरी प्यारी मैम, हेलो मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चों को, क्या नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी मैम। यस एवरीबॉडी, नया नया वीक है, ठीक है। यस, क्या आप लोगों ने वैसे बेटा पेपर देखा? नीट का जो एग्जाम हुआ इस बारी, क्या आप लोगों ने पेपर देखा? पहले तो मैं आपसे उस बारे में थोड़ी बात करना चाहती हूँ। और आज शेड्यूल थोड़ा चेंज हो गया ना, वैसे अपन 6 बजे मिलते हैं, पर अब तो आपकी 3-3 क्लासेस होंगी। अब तो आप बड़े लोग हो गए हो बेटा, 3 क्लासेस करोगे। और पेपर इसलिए पूछ रही हूं कि देखा है कि नहीं यार। जयेश, गर्म पानी, ग्रीन टी, यस। पेपर इसीलिए पूछा देखा है कि नहीं, क्योंकि जो बात हमेशा से बोलती हुई आती हूं और जो बात हमेशा बोलूंगी, जो आज भी बोलूंगी और जो आपको पढ़ाते वक्त भी बोलूंगी, कि ये बोलना कोई अच्छी बात नहीं है कि पेपर मेरे नोट्स में से आया। ऑफ कोर्स बेटा, मैं हमेशा बोलती हूँ पेपर नोट्स में से तो आता ही है, क्योंकि हम क्या पढ़ाते हैं, हम एनसीईआरटी पढ़ाते हैं ऑब्वियसली। चाहे मैं आपको पढ़ाऊं, चाहे कोई भी बेटा XYZ टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, वो आपको एनसीईआरटी, स्पेशली मैं बायो की बात कर रही हूँ, चाहे ऑफ कोर्स एनसीईआरटी को समझाना सब टीचर्स का बेटा ऑफ कोर्स अलग अलग एक्सप्लेनेशन का तरीका होता है, वो मैं मानती हूँ, ठीक है, वो मैं मान सकती हूँ। पर बेटा सबको एनसीईआरटी पढ़ाता है, और पेपर जो है ना, वो पेपर जो है ना कहां से आया था? एनसीईआरटी से आया था। और मैं बताऊं 100% एनसीईआरटी से आया था बायो, 100% एनसीईआरटी, 100%। व्हेन आई से 100% मींस 100%। अब आप खुद इमेजिन करके देखो, तो ऑफ कोर्स बेटा पेपर एनसीईआरटी से आता है। अब हम आपके लिए एनसीईआरटी कितना इजी बना सकते हैं, वो बस मेरा एक जॉब है और मेरी एक ड्यूटी है। और मैं हमेशा इसलिए कोशिश करती हूं कि अपनी ज्ञान की धाराएं ज्यादा आपको ना बहा के बेटा, और आपको भी उस धाराओं से बेटा वापस लेके आने की मेरी कोशिश रहती है। क्योंकि बेटा जितना आप उस धाराओं में बहोगे ना बेटा, तो आप बहते चले जाओगे, और फिर बेटा ये चीज जो है ना, ये चीज आपकी छूट जाएगी, ठीक है, ये चीज आपकी छूट जाएगी। इट वॉज सो इजी और इतना आसान पेपर। इनफैक्ट बताऊं तो बहुत ही ज्यादा आसान था। मतलब मैं हमेशा बोलती थी कि देखो 99% एनसीईआरटी से आता है, एक आधा क्वेश्चन हो सकता है कि कभी थोड़ा बहुत इधर उधर का पूछ ले, लेकिन मैं तब भी बोलती थी कि भैया जब 99% एनसीईआरटी का आता है तो तुम उस 1% के पीछे क्यों भाग रहे हो? तुम 360 में से अगर 350 भी स्कोर कर सकते हो, तो भैया तुम उसके चक्कर में, उस 5 नंबर के चक्कर में आप इधर उधर क्यों भाग रहे हो? मेरी बात समझ रहे हो क्या बेटा? आप लोग मेरी बात समझ रहे हो? आप में से कई बच्चे जिनको मैंने लास्ट ईयर भी पढ़ा है, अर्जुना भी मेरे से पढ़े हैं, मैं वहां पे भी बोलती हूँ, इस साल भी मेरे से पढ़ रहे हो। कई बच्चे ऐसे जो हो सकता है नए पढ़ रहे हैं, बट बेटा मैं ऑलवेज बोलती हूँ कि प्लीज बेटा आप इधर उधर मत भागो। जितना आप बेटा एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट पढ़ सकते हो, हाँ, कभी कभी कई चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए मैम भी कभी कभी बता देती है अतिरिक्त ज्ञान, और मैम लिखती है हमेशा कि बेटा ये एक्स्ट्रा है, ये हो सकता है कि कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं तुम्हें बता रही हूँ, बट कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बेटा मैं 100% एक्स्ट्रा तो नहीं पढ़ा सकती, या 50% तो एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा सकती ना, 5 से 10% हो सकता है कि मैं एक्स्ट्रा बताऊं। अगर मैं बहुत ज्यादा तुम्हें एक्स्ट्रा बताऊंगी तो बेटा उससे तुम्हें हो सकता है ये लगने लग जाए कि मैम को बहुत कुछ आता है, बट मैम को कितना आता है उससे तुम्हारे बेटा नंबर नहीं आता है। ओके, तो नंबर तभी आता है जब तुम एनसीईआरटी बेस पढ़ता है। ओके, और उस टाइम को यूटिलाइज करके तुम्हें क्या करना है, केमिस्ट्री और फिजिक्स को टाइम देना है, ठीक है। और इसका डेमो दिया जाएगा। एक मूवी थी ना जिसमें डेमो देता था बंदा, हाँ, डेमो दे दे के दिखाता था कि वो कैसी हरकतें करता है। तो मैं तुम्हें एक डेमो दूंगी, 2 क्वेश्चंस तुम्हें दिखाती हूं। अभी तुम्हें पता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का हमने आई थिंक 65% चैप्टर पढ़ लिया है, 65 से 70% चैप्टर पढ़ लिया है, और 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आई थिंक 3 क्वेश्चन आए थे इस साल, और 2 क्वेश्चन जो हमने अभी तक टॉपिक पढ़ा है ना बेटा, 2 सवाल उसी में से थे। मैं अभी आपको दिखाऊंगी डेमो, ठीक है। और हाँ, और उस डेमो से आपको समझ में आएगा कि बेटा पेपर इधर उधर कहीं से नहीं आता है। प्लीज किसी की बात, अगर कोई तुम्हें बोलता है ना बेटा कि पेपर बाहर से आता है, प्लीज बेटा उस चीज को ना वो मत किया करो, क्या बोलते हैं, उस चीज से डिस्ट्रैक्ट मत हुआ करो, ठीक है। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम्हारा सिलेक्शन ना हो, हमेशा यही चाहूंगी कि कैसे तुम्हारा सिलेक्शन और अच्छे तरीके से हो जाए और आसानी से हो जाए। हमेशा कहती हूं कि बेटा
क्या नहीं पढ़ना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब तुम ये डिसाइड कर लेते हो ना कि यार मेरे को बायो में सिर्फ इतना ही टाइम इन्वेस्ट करना है, तब जाके बेटा डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स जो यूजुअली बच्चों को लगते हैं, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, उस पर ज्यादा टाइम दे पाओगे, उसमें ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे। मेरी बात समझ रहे हो? रीड योर एनसीईआरटी एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। बट व्हाई देन क्लास इज इंपॉर्टेंट, व्हाई टीचर्स एक्सप्लेनेशन इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज एनसीईआरटी इज नॉट इजी, एनसीईआरटी इज वेरी डिफिकल्ट। समटाइम्स बेटा तुम एनसीईआरटी रीड करते हो, तुम्हें उसका मतलब नहीं समझ में आता बेटा। कई लाइन से तुम पढ़ लेते हो 4 बार, तुम्हें पता ही नहीं है अच्छा ये लाइन यहां पे दी हुई थी। तो उस चीज के लिए तुम्हारी टीचर्स है, उस डाउट के लिए तुम्हारी टीचर्स है, उस क्लैरिफिकेशन के लिए हम हैं, ठीक है? एनसीईआरटी तुम्हारी टिप्स पे हो, उसकी जिम्मेदारी हम ले सकते हैं, बट बियॉन्ड बहुत ज्यादा नहीं जाना है। हालांकि बेटा आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, उसमें 5-10% एक्स्ट्रा जरूर होगा, क्योंकि ये टॉपिक समझाने के लिए थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बताऊंगी, बट मैं कोशिश करूंगी कि बहुत ज्यादा अति में ना जाऊं ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है? अच्छा देखो, मैंने अभी महारिविजन भी कराए थे, ठीक है? तो मैं वैसे तो दिखाना नहीं चाहूंगी कि देखो बेटा मैंने ये क्वेश्चन कराया था और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आया, पर आया है, बट आया है। ऐसे कई क्वेश्चंस है जो बेटा रिवीजन में यूट्यूब पे जो अभी रिवीजन चल रही थी उसमें कराए गए थे, और वो वही क्वेश्चंस बेटा आए हैं, थोड़ा बहुत लैंग्वेज डिफर करके। क्योंकि बेटा हम जो क्वेश्चंस कराते हैं, अलग से कोई क्वेश्चन थोड़ी कराते हैं, एनसीईआरटी से उठा के क्वेश्चन बनाते हैं। तो ऑब्वियसली जब घुमा फिरा के क्वेश्चंस करा ही वही रहे हैं, तो बेटा एग्जामिनर के पास बचता कितना है? उसी में से तो वो क्वेश्चन देगा ना उठा के, क्या ही बचेगा? इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देते हैं हजार, तो बेटा बचेगा ही क्या? सिंसियरली इसीलिए बेटा प्रैक्टिस किया करो, है ना? सिंसियरली बेटा प्रैक्टिस किया करो। समझ आ रही है बात? ओके नाउ नहीं बेटा, वो दिखाने का भी मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें दिखाऊं कि मैंने कहां से क्या वो किया है, क्योंकि उससे ऑफ कोर्स टाइम वेस्ट होगा, उससे मतलब नहीं है। और बेटा ऐसा नहीं है मैंने कोई अलग जगह से क्वेश्चन थोड़ी उठाए हैं, क्वेश्चंस तो बेटा घुमा फिरा के होते ही उतने हैं ना, कंटेंट तो वही घूम रहा है ना बेटा, एनसीईआरटी के आसपास इर्द गिर्द क्वेश्चन घूम रहा है, हम कितना ही वेरिएशन कर लेंगे एनसीईआरटी में। बट यस, कहने का तात्पर्य ये है ना बेटा कि जब भी आपको हमारी टीम की तरफ से कोई भी प्रैक्टिस सेशंस दिए जाते हैं, प्रैक्टिस करवाई जाती है, यूट्यूब पे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है, रिवीजन हो रहा है, उसको अटेम्प्ट जरूर किया करो, उससे नुकसान कुछ नहीं होगा बेटा, फायदा जरूर होगा, ठीक है? चलो तो फिर क्या मेरी जनता बहुत सारे 7 मिनट के ज्ञान के बाद रेडी है? थोड़ा सा छोटा छोटा फॉन्ट है, 2 क्वेश्चंस बेटा नीट के, और बेटा मैं तो पिछले अभी इस साल जो नीट में है वो वाले क्वेश्चंस है। और सुनो, अभी मैंने तुम्हें जो अभी वो पढ़ा रही थी ना, तो मैं क्वेश्चंस लेके आती थी ना तुम्हारे लिए, कुछ कुछ उसी लैंग्वेज का क्वेश्चन है, अभी तुम्हें दिखेगा जो मैं तुमसे वो पूछती थी ना, ठीक है? कुछ कुछ तुम्हें वही लैंग्वेज दिखेगी, ठीक है? शुरू करें। वैसे 3 क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, बट एक टॉपिक हमने पढ़ा नहीं है तो मैं उसका क्वेश्चन नहीं लेके आई हूं, ठीक है? तो मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चों के लिए पहला सवाल नीट 2023 का ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर पहला सवाल। थोड़ा सा बेटा थोड़ा सा वैसे है, बट आई होप तुम रीड कर लोगे। पोल स्टार्ट मैंने कर दिया है। गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, vas deferens receives a duct from seminal vesicle and opens into urethra as ejaculatory duct. Statement 2, the cavity of cervix is called cervical canal, which along with vagina forms birth canal. In the light of above statements, choose the correct option given below. क्या है पहले सवाल का आंसर? क्या है मेरी प्यारी प्यारी जनता, क्या कहती है? बच्चों ने आंसर लगा दिया है? यस एवरीबॉडी, क्या आप लोगों ने आंसर दे दिया है? चैट्स क्यों स्लो हो गए? चैट्स क्यों स्लो हो गए? आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखें कितनी यार तुम लोगों ने आंसर नहीं दिया है क्या इसमें? ये कैसे बच्चे हैं जो 16%? ये क्या कर रहे हो बेटा? ये क्या कर रहे हो? इतना आसान सवाल का बेटा ऐसा आंसर दे रहे हो? प्रियांशु, अरफा, इद्राक्षी, भट्टाचार्य, हरमनदीप एंड स्वप्नेंदु, लीडर बोर्ड। बेटा इतना बेकार अगर तुम सॉल्व करोगे जो इसमें दिख रहा है, इसमें तो बहुत सारे बच्चे सही दे रहे हैं। एग्जैक्ट बेटा क्लास में कराया हुआ है कि नहीं? एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है कि नहीं? 1% भी एनसीईआरटी को चेंज नहीं किया है, उठा के बस लाइन दे दी है, कॉपी पेस्ट। इससे ज्यादा आसान क्या एक्सपेक्ट करते हैं बेटा? vas deferens receive a duct from seminal vesicle open into urethra as ejaculatory duct. vas deferens टेस्टिस से निकलता था, यूरिनरी ब्लैडर से लूप करता था, सेमिनल वेसिकल से डक्ट रिसीव करता था, एजैक्युलेटरी डक्ट बनाता था, यूरेथ्रा में ओपन करता था। बताओ, वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्टेड है, कुछ इधर उधर नहीं किया है, ठीक है?
कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल विच अलोंग विद वजाइना। अभी पढ़ाया था तुम्हें, कुछ टाइम पहले ही तुम्हें पढ़ाया था कि वजाइना को कॉपुलेटरी कैनाल बोला जाता है। और एनसीईआरटी तुमने अपने नोट्स में लिखा हुआ है, देखो नोट्स खोल के, वजाइना प्लस सर्वाइकल कैनाल फॉर्म्स बर्थ कैनाल, लिखा है कि नहीं? कितना इजी है, कितना इजी है, यस कितना इजी है। कोई बात नहीं, पोल छोड़ो बेटा, कमेंट में आंसर दे दो, कोई नहीं। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब बेटा अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा तुम्हें बेटा आंखें खोल के देखना पड़ेगा, थोड़ा आंखें खोल के देखना पड़ेगा, बट इट्स ओके। चलो यस किया है ना पोल, हाँ पोल को थोड़ा ऊपर उठाते हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल? In non-primate mammals, cyclical changes during reproduction is called estrous cycle. हालांकि तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर डिलीट हो चुका है इस साल, इसलिए शायद तुमने उस फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत नहीं की होगी, वरना तुम estrous cycle को भी डिटेल में पढ़े होते। First menstruation began at puberty and is called menopause. Lack of menstruation may be indicative of pregnancy. Cyclic menstruation extends between menarche and menopause. क्या है आंसर? क्या है आंसर? पूछा है करेक्ट, तुमसे पूछा है करेक्ट, ठीक है, जरा मार्क करते हैं। नॉन प्राइमेट में ईस्टर साइकिल बोला जाता है, यस हमने लिखा था मंकी, एप एंड ह्यूमन। प्राइमेट कहा था क्लास में, हमारे में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगन एट प्यूबर्टी, उसको मेनोपॉज नहीं बोला जाता, उसको मीनार्क बोला जाता है। फॉल्स, तो बी तो जिसमें है वो तो फॉल्स हो गया पहले ही। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, याद आ रहा है एक बच्ची का ये डाउट था और ये मैंने क्लास में तुम्हें बताया भी था कि बच्ची कहती कि मैम मे बी, मतलब मैम कैसे, जरूरी थोड़ी है कि मेंस्ट्रुएशन नहीं हुई तो प्रेगनेंसी होगी, बट इसमें क्या दिया है, मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। ऑफ कोर्स मे बी तो हो ही सकता है ना, मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, मैंने क्लास में वापस आके एक्सप्लेन किया था ये कंफ्यूजन को, तो ये बात बिल्कुल सही है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड्स बिटवीन मिनार्क एंड मेनोपॉज, यस मिनार्क और मेनोपॉज के बीच में पूरा उसको आप पूरे को साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन बोल सकते हो। तो क्या है बेटा मोस्ट अप्रोप्रिएट? A, C and D करेक्ट है, करेक्ट है ऑप्शन डी। Let us see how many of you have, let us see how many of you have given the correct answer. Let us see, वहां पे तो सारे बच्चे सही दे रहे हैं, इसमें तो बेटा तुम कमाल कर देते हो, पता नहीं क्या करते हो इसमें ऐसे। हर्ष, कौशिक, अनिमेश, अर्फा, आराध्या होगा शायद नाम, एंड प्रभु दत्ता पुजारी, वेरी वेरी गुड। अब बेटा आप मुझे एक बारी बताओ कि क्या लेवल था पेपर का, मतलब दो क्वेश्चंस देख के अगर एक चैप्टर 3 क्वेश्चंस का वेटेज रखता, तीसरा क्वेश्चन भी हलवा क्वेश्चन था, अगर टॉपिक पढ़ लोगे उसके बाद वो करवाऊंगी। आप मुझे खुद बेटा ये क्वेश्चंस देख के बताओ ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, अगर तुमने 11th रिवाइज कर ली होती ना तो मैं तुम्हें 11th के क्वेश्चंस दिखाती कि क्या लेवल था 11th के क्वेश्चंस का। बेटा इतना आसान, एनसीईआरटी की लाइन उठा के देता। और ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा कभी मत बोलना कि मैम दूसरे के पेपर इजी आता है हमारा तो डिफिकल्ट आएगा। आपको ऐसा लगता है, पिछले साल के बच्चों को लगता था पिछले साल के बच्चों का इजी आता है, इस साल के बच्चों को लगता था पिछले साल का इजी आता है, इजी ही आता है। अगर बायो तुम्हें इजी नहीं लगती है तो बेटा क्या इजी लगता है ये नहीं समझ में आता, ठीक है। और रिमेंबर ऑलवेज एनसीईआरटी अबव ऑल। ये जो तुम पूछते हो कि मैम क्या बुक पढ़े क्या नहीं पढ़े, हालांकि तुम्हारी क्लास के बच्चे थोड़े सुधरे हुए हैं, तुम्हारी क्लास के बच्चे बात सुनते हैं, जैसा मेरे को लगता है, जैसा मेरे को दिखता है, तुम्हारे कमेंट से दिखता है, क्लास के बाद के कमेंट से दिखता है, तो ये समझ में आता है कि तुम लोग बात सुनते हो और मानने की कोशिश करते हो, तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। और यही चीज करो बेटा, फोकस रहो, एनसीईआरटी बेस पढ़ो, आराम आराम से बेटा 12th का 12th में धीरे धीरे करके कवर करो। आई प्रॉमिस यू, अगर तुम्हारी 11th में कुछ भी बेटा, जब लास्ट में 11th की भी रिवीजन होगी ना, अगर तुम सिंसियरली पढ़ोगे तो तुम्हारा 11th का भी, अगर तुम्हारा कोई चैप्टर छूटा हुआ है या 11th छूटी हुई है वो भी तुम कवर कर लोगे। शर्त लेकिन ये है कि जब 12th पढ़ रहे हो तो 12th में काम चोरी नहीं करनी है। ये नहीं कि 12th में इतनी काम चोरी कर दी कि जब 11th का रिवीजन करने का टाइम आया ना तो तुम्हें 12th की रिवीजन की जरूरत पड़ी, ठीक है ना। चलो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों फिर आज का लेक्चर। यस, हमने पिछली क्लास में एकदम बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल पे मास्टरी हासिल कर ली थी और मैंने तुम्हारे कई सारे डाउट्स के आंसर भी लिए हैं। आई होप तुम्हें वो मिल गया होगा, ठीक है। यस यस, और अब हम बेटा शुरू करेंगे। यस 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 यस, अब हम बेटा शुरू करेंगे असर्शन रीजन की भी हम प्रैक्टिस। मैंने तो जब अभी हमने जो महारिविजन सेशंस लिए थे, जो प्रैक्टिस सेशंस थे, उसमें हमने असर्शन रीजन भी कराए थे, ठीक है, असर्शन रीजन भी कराए थे, तो डोंट वरी वो भी कराएंगे तुम लोग को, ठीक है। आज हमें फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांट और क्लीवेज से स्टार्ट करना है। देखो अभी तक हमने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा है, अभी तक हमने थोड़ा सा धुंधला हो गया होगा ना तुम्हारा, तो तुम्हें याद दिला रही हूं, ठीक है। तो हमने क्या बोला बेटा, हमने पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर लिया, स्पर्मेटोजेनेसिस
जेनेसिस कर लिया, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस कर लिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक कर लिया, मैमरी ग्लैंड्स कर लिया, लैक्टेशन कर लिया, और हमने फीमेल का सारा कुछ रिलेटेड oogenesis, गैमेटोजेनेसिस सारा कर लिया, हार्मोन्स उसके रिगार्डिंग पढ़ लिया, मेंस्ट्रुअल साइकिल कर लिया, हार्मोन कंट्रोल मेंस्ट्रुअल साइकिल का कर लिया। मेल फीमेल ऑलमोस्ट हमारा डन हो चुका है। अब बेटा देखो, पहली बात मैं आपसे ये बोलना चाह रही हूं, ये जो टॉपिक है ना बेटा, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया जा सकता है, और अगर तुम्हारे पास मेरा भी खजाना या कुछ अवेलेबल होगा तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि तुम फिर मेरे से क्वेश्चन करते हो तो मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे रही हूं कि ऐसा हो सकता है कि तुम्हें भी वहां पे कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट मिले, मेरे खुद के लेक्चर में भी हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा मिले जो मैंने लास्ट ईयर हो सकता है बताया हो, बट बेटा आई विल ट्राई टू कीप द थिंग्स लिटिल बिट मोर रेलेवेंट टू यू ऑल, ठीक है। उसमें घबराने नहीं, मैम आपने ये नहीं बताया वो नहीं बताया, क्या बोला मैंने अभी, पेपर एनसीईआरटी बेस्ड आता है, तो हम लोग ज्यादा नहीं लिखेंगे बेटा इधर उधर की बातें, ठीक है, और आप भी ज्यादा इधर उधर अपनी आंखें नहीं घुमाओगे, ठीक है ना, फोकस यहीं पे करना है। बट फिर भी थोड़ा बहुत समझाने के लिए तो बताना पड़ेगा, और शुरू करते हैं इसके साथ में बेटा फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब आप मुझे फर्टिलाइजेशन बताने से, समझाने से पहले आप मुझे क्या बताएंगे, आप मुझे क्या बताएंगे, रिवीजन करना है क्या पिछली क्लास का, समाप्ति एक्सप्रेस करना है क्या, समाप्ति एक्सप्रेस करना है क्या, अरे यार बेटा जी चलो कर लेते हैं एक बार समाप्ति एक्सप्रेस, तुम्हारा तो मन ही नहीं लग रहा है समाप्ति एक्सप्रेस के बिना, चलो समाप्ति एक्सप्रेस करते हैं, और फटाफट से बेटा एक बार क्विक रिवीजन करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, ठीक है। चलो मेंस्ट्रुअल साइकिल में बेटा आपने इस तरीके से पढ़ा, आपने पढ़ा कि कुछ ओवेरियन इवेंट्स होते हैं, कुछ होते हैं बेटा यूटेराइन इवेंट्स। ओवेरियन इवेंट्स में बेटा जैसे कि आप पढ़ते हो, ऊपर लिख लेती हूं यूटेराइन और नीचे लिख लेती हूं ओवेरियन। यूटेराइन इवेंट्स में बेटा जैसे आप देखते हो कि वॉल ब्रेक हो रही है, जिसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल, जल्दी जल्दी कर लो बेटा 5 मिनट में रिवीजन कर लो, मेंस्ट्रुअल फेज जिसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, राइट। आप मुझे बताओ बेटा ये जो वॉल ब्रेक होती है ये किस वजह से ब्रेक होती है, ये वॉल जो ब्रेक होती है ये किस वजह से ब्रेक होती है, ये वॉल ब्रेक होती है ड्यू टू द डिक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप ओवेरियन के कुछ हार्मोन्स देखो, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन, इनका लेवल क्योंकि कम होता है, इसीलिए यूट्रस की वॉल गिर के टूट के गिरती है, जिसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फेज। बट बेटा अगला जो यूट्रस का इवेंट होता है, इसमें यूट्रस की वॉल धीरे 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 बनती है, तो इस फेज को बोला जाता है प्रोलिफरेटिव फेज यूट्रस की। मैंने साइकिल अगर 28 दिन की मानी है तो ऐसे करके मैंने डिवाइड कर दिया, बीच में 14 लिख दिया, 28 की भी हो सकती है, 30 की भी हो सकती है, 26 की भी हो सकती है। यूट्रस की वॉल जो ये बन रही है, जिसे मैं प्रोलिफरेटिव फेज बोल रही हूं, ये यूट्रस की वॉल कैसे बनी, तो इसको समझने के लिए हमने देखा था कि यार ओवरी में फॉलिकल्स की ग्रोथ होती है, पहले प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, और फिर बनता है ग्राफियन फॉलिकल। जैसे जैसे बेटा फॉलिकल की ग्रोथ होती है, जैसे जैसे बेटा फॉलिकल की ग्रोथ होती है, वैसे वैसे फॉलिकल्स में जो ग्रैन्युलोसा सेल्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं क्या, ईस्ट्रोजन। अब ईस्ट्रोजन का अमाउंट धीरे 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 बढ़ेगा तो यूट्रस की वॉल धीरे 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 बढ़ेगी, राइट, धीरे 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 प्रोलिफरेट करेगी। और जिस वक्त में आपके ओवरी में ये फॉलिकल्स की ग्रोथ हो रही होती है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, एफएसएच के हाई अमाउंट की वजह से, और एफएसएच के साथ साथ में एलएच भी होता है, लेकिन बहुत ज्यादा पीक पे नहीं होता। एफएसएच एलएच बेटा इस टाइम पीरियड पे कैसे बढ़ रहे होते हैं, कैसे बढ़ रहे होते हैं, कोई मुझे बताएगा कैसे बढ़ रहे होते हैं एफएसएच और एलएच, एफएसएच और एलएच यहाँ पे कैसे बढ़ रहे होते हैं, कोई मुझे बताएगा, यस एनीवन। ये फॉलिकल की ग्रोथ एफएसएच और एलएच नहीं कराई, बट ये एफएसएच और एलएच यहाँ पे कैसे बढ़े, एफएसएच और एलएच बेटा यहां पर कैसे बढ़े, एफएसएच और एलएच यहां पर कैसे बढ़े, बिकॉज यहां पे प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन कम था, और जब प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन कम होता है साइकिल के स्टार्टिंग में, तो आपके एफएसएच पर एलएच पर कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं जाता, और कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं जाएगा तो आपका एफएसएच और एलएच धीरे धीरे बढ़ेगा, और एफएसएच जो होता है वो फॉलिकल की ग्रोथ करता है, राइट, फॉलिकल की ग्रोथ करता है। क्या क्या समझ पाए आप मेरी बात, ग्रेजुअली, राइट, क्योंकि इन पर कोई नेगेटिव फीडबैक देने वाला नहीं था, नेगेटिव फीडबैक इनको नहीं मिल रहा था प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन की वजह से, तो ये बढ़ रहे थे, तो फॉलिकल ग्रो कर रहा है, फॉलिकल ग्रो कर रहा है तो ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है, ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है तो यूट्रस की वॉल प्रोलिफरेट करती है। जब सबसे ज्यादा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है, जो कि जस्ट 14 डे मिड ऑफ द साइकिल के जस्ट एक दिन पहले, तो आपको ईस्ट्रोजन की पीक दिखती है, राइट, ईस्ट्रोजन की पीक दिखती है। ये ईस्ट्रोजन किसने सीक्रेट किया बच्चों,
ये ईस्ट्रोजन किसने सीक्रेट किया? ये ग्राफियन फॉलिकल ने ईस्ट्रोजन सीक्रेट किया। ग्राफियन फॉलिकल हाईएस्ट अमाउंट में ईस्ट्रोजन सीक्रेट करती है, जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन की पीक दिखती है। समझ आ रही है बात? और बेटा ईस्ट्रोजन की जब पीक दिखती है तो वो किसको पॉजिटिव फीडबैक देता है? वो पॉजिटिव फीडबैक देता है एफएसएच और एलएच और जीएनआरएच को, जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन की पीक आते ही यहां पर एफएसएच की भी पीक आएगी, एलएच की भी पीक आएगी, बट एलएच की पीक ज्यादा बड़ी, एफएसएच की पीक थोड़ी बड़ी, जिसे बोलते हैं एलएच सर्ज या एफएसएच सर्ज। एलएच सर्ज या एफएसएच सर्ज, एलएच की ज्यादा बड़ी पीक, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की पीक आएगी तो वो इस ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करेगा। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा तो ओव्यूलेशन हो जाएगा, जो आपके ओवेरियन इवेंट का कौन सा इवेंट होता है? जिसे बोलते हैं ओव्यूलेटरी पीरियड। इसे प्रोलिफरेटिव पीरियड बोलते हैं, फिर ओव्यूलेटरी पीरियड बोलते हैं। ओव्यूलेशन हो गया तो बची कुची बॉडी क्या बनाएगी? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करेगा? प्रोजेस्टेरॉन प्लस ईस्ट्रोजन। ज्यादा अमाउंट में क्या बनाएगा? प्रोजेस्टेरॉन। कम अमाउंट में क्या बनाएगा? ईस्ट्रोजन। अब बेटा इसी वजह से जैसे कॉर्पस ल्यूटियम बनता है तो आपको प्रोजेस्टेरॉन की भी पीक दिखती है और थोड़ी छोटी वाली ईस्ट्रोजन की भी पीक दिखती है। और प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन अगर इस टाइम ड्यूरेशन में हाई रहेंगे, यानी 14 से लेके 28, तो क्या यहां पे एफएसएच और एलएच बढ़ पाएंगे? नहीं, क्योंकि जहां प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन हाई अमाउंट में रहते हैं वहां ये दोनों तो सीधे हो जाते हैं, राइट? वहां पे बेटा क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, एलएच और एफएसएच को नेगेटिव फीडबैक देते हैं, तो ये तो स्ट्रेट दिखेगा। जहां प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन हाई, प्रोजेस्टेरॉन आपके यूट्रस के एंडोमेट्रियम को बहुत ज्यादा ग्लैंड्यूलर, बहुत ज्यादा सिक्रीटरी बना देता है, और ईस्ट्रोजन का तो काम नहीं होता है उसकी वॉल को बनाना। और इस ड्यूरेशन में ओवरी में क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम बना होता है तो ओवेरियन इवेंट को इस टाइम पे बोला जाता है ल्यूटियल फेज। डन हो गया बेटा? ठीक है। अब बेटा देखो, अगर कोई 0 पढ़ के आया है और उसको चाहिए था रिवीजन, तो उसका रिवीजन नहीं होगा। जो पढ़ के आया है सिर्फ उसका रिवीजन हो सकता है। क्या समझ आ गई बात? यानी बेटा ओवरी के 3 इवेंट्स कौन से थे? ओवरी के 3 इवेंट्स थे फॉलिक्यूलर फेज जो कि 6 से 7 दिन के लिए होता है, ओव्यूलेटरी फेज जो कि 1 दिन का रहता है, और ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज कितने दिन का होता है? ल्यूटियल फेज कितने दिन का होता है? ल्यूटियल फेज किससे बोला? जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम बना। तो ल्यूटियल फेज में कॉर्पस ल्यूटियम कितने दिन तक जिंदा रहेगा? और यूट्रस का क्या क्या इवेंट होता है? ब्लीडिंग फेज यानी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, दूसरा प्रोलिफरेटिव फेज यानी कि प्रोलिफरेशन ऑफ यूट्रस, और तीसरा सिक्रीटरी फेज जिसमें यूट्रस ग्लैंडुलर हो जा रहा है। जब ईस्ट्रोजन सिंगल प्रेजेंट होता है तो वो एफएसएच एलएच को पॉजिटिव फीडबैक देता है। जब ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कंबाइंड स्टेज में प्रेजेंट थे तो वो एफएसएच एलएच जीएनआरएच को नेगेटिव फीडबैक दे रहे थे। एफएसएच एलएच जीएनआरएच का अमाउंट 14 डेज। वेरी गुड। इसीलिए डे ऑफ ओव्यूलेशन कैलकुलेट करना होता है। कभी ये नहीं बोलोगे मिड ऑफ द साइकिल में होता है, नहीं। 32 के लिए 16th डे पे ओव्यूलेशन थोड़ी होगी। ओव्यूलेशन का डे कैलकुलेट करना होता है तो नंबर ऑफ डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल -14, नंबर ऑफ डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल -14, क्योंकि 14 जो है वो फिक्स है। तो वो जब कॉर्पस ल्यूटियम जिस दिन बनता है उसी डे पे, उसके प्रीवियस डे पे आप बोलोगे ओव्यूलेशन हुआ, इसलिए -14 करते हो। ठीक है, अच्छा ठीक है, रिवीजन हो गया? यस, क्या सबका रिवीजन हो गया बेटा? बेटा देखो, कुछ ना स्पैमर्स को ना मैं क्या बताऊं बेटा यार, 20 मिनट ना क्लास के तुम्हारी सिर्फ रिवीजन में दिया है मैंने, ये जानते हुए भी कि सिर्फ 1.5 घंटे की क्लास है, मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा पढ़ाने के लिए। थोड़ी तो उस चीज की बेटा वैल्यू क्या करो। कहां से आते हैं ये बच्चे कुछ कुछ? यस, डन डन ना बेटा? थोड़ा पढ़ के आना पड़ेगा बेटा, तभी रिवीजन आपका अच्छा होगा। ठीक है, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल तो हो गया, ठीक है। अब हमें करवानी है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए सबसे पहले बेटा क्या होना चाहिए? इंसेमिनेशन होनी चाहिए कि नहीं बच्चों? यस, फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए सबसे पहले इंसेमिनेशन होनी चाहिए कि नहीं? राइट। और जब इंसेमिनेशन होती है तो बेटा एक इजैक्यूलेशन वैसे वर्ड यूज करते हैं जब सीमन बाहर रिलीज होता है। अगर वही इजैक्यूलेशन फीमेल के बॉडी के अंदर हो रहा है ना तो उसे इंसेमिनेशन बोलते हैं। और हमने बेटा अगर आपको याद आ रहा हो फर्स्ट डे रिप्रोडक्टिव इवेंट जब पढ़े थे तो हमने कहा था सबसे पहला इवेंट होता है गैमेटोजेनेसिस, दूसरा इवेंट होता है इंसेमिनेशन, तीसरा इवेंट होता है फर्टिलाइजेशन। यानी कि अगर बेटा हमें फर्टिलाइजेशन करवानी है तो इंसेमिनेशन होना चाहिए। और जब इंसेमिनेशन होगा तो कितना मिलियन स्पर्म रिलीज होता है? 200 से 300 मिलियन स्पर्म। जैसे कि कितने लाखों बच्चों ने एग्जाम दिया, बट
सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, सिलेक्शन कुछ लोगों का होगा। और वैसा ही हम यहां पर भी अभी पढ़ेंगे कि जब क्वाइटस होता है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, जब कॉप्युलेशन होता है, तो फीमेल की बॉडी के अंदर काफी सारे स्पर्म्स बेटा डिपॉजिट हुए वेजाइना के अंदर, क्योंकि 2.5 से 5 ml सीमेन था, उसमें से 200 से 300 मिलियन स्पर्म थे। और तुम्हें जान के हैरानी होगी, जान के हैरानी क्या होगी बेटा, वो तो मैं बता ही रही हूं। तो फर्टिलाइजेशन हेडिंग डालो और मैं तुम्हें साथ के साथ बताती हूं कि सबसे पहले क्या हुआ, ड्यूरिंग इंसेमिनेशन हुआ क्या, इंसेमिनेशन हुआ क्या, इंसेमिनेशन हुआ। इंसेमिनेशन के वक्त में जैसा कि मैम कह रही हैं कि यार कितने स्पर्म्स डिपॉजिट हुए, 200 से 300 मिलियन स्पर्म, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स थे जो आपको वजाइना में दिख रहे हैं बेटा, जो डिपॉजिट हुए हैं। बट अफसोस की बात यह है कि भैया ये सारे के सारे स्पर्म के पास तो पहुंच भी नहीं पाएंगे, और जितने पहुंचेंगे उसमें से भी जीतेगा तो बेटा एक, ठीक है। यस अभी देखो, और इसका वो डेटा याद है ना बेटा, जिसमें से 60% शुड हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, 40% शुड शो विगरस मोटिलिटी, राइट। अब हमने क्या कर लिया बेटा, इंसेमिनेशन करवा लिया, इतने मिलियन स्पर्म्स को ट्रांसफर करा दिया। अब सपोज बेटा मैं तुम्हें बताती हूं कि इसके लिए तो कोई डायग्राम की जरूरत नहीं है, इतने मिलियन स्पर्म बेटा डिपॉजिट हो गए, ठीक है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव, अब मैं कुछ ऐसे टर्म्स बताऊंगी जो टर्म्स डायरेक्टली एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट वो टर्म्स आपको जानने की जरूरत है। बहुत पहले जब बेटा एनसीईआरटी के बाहर से पेपर आता था ना, 10 साल पहले, तो तब ये वर्ड्स कभी कभी दे देते थे, और वो वर्ड्स काफी इजी हैं, और क्योंकि कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है इसीलिए मैं आपको बता रही हूं। जैसे कि बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं आप क्लास में बैठ के क्या कर रहे हैं, ऑफकोर्स पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास में बैठ के क्या कर रहे हैं, चिटिया थोड़ी रहे हैं, कई लोग तो कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, लेकिन आप क्लास में बैठ के क्या कर रहे हैं, आप क्लास में बैठ के एक्चुअल में अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को उस लायक बना रहे हैं कि आप नीट का एग्जाम ढंग से दे पाए और सिलेक्शन ले पाए, राइट, ठीक है, समझ पा रहे हो। वैसे ही बेटा जब स्पर्म होता है ना, स्पर्म को भी लायक बनाना पड़ता है, ठीक है। लायक नहीं खलनायक हूं, यही गाना होता है ना, या नायक नहीं खलनायक हूं मैं, नायक होता है ना, लायक कहां से आ गया यार। एनीवे, गाना याद आ रहा है, सुनो। तुम अपने आप को केपेबल बना रहे हो, तुम अपने आप को लायक बना रहे हो, ताकि तुम उस लायक बन जाओ कि तुम्हारा नीट एग्जाम तुमसे क्रैक हो जाए, ठीक है। तुम अपने आप को लायक बना रहे हो। अब स्पर्म्स को भी बेटा लायक बनाना पड़ता है जी, ये स्पर्म्स अभी लायक नहीं है, ये स्पर्म्स जो वेजाइना में डिपॉजिट हुए, अब इनको लायक बनाना पड़ता है, इनको केपेबल बनाना पड़ता है। ऐसी कैपेबिलिटी इनके अंदर लेके आनी पड़ती है जिससे ये जाके oocyte को फर्टिलाइज कर पाए। समझ रहे हो, ठीक है, समझ आ रही है बात। मतलब अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बोलूं तो मेरे को इसे लायक बनाना है, ठीक है। मेरे को मतलब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जाके ये लायक बनता है। तुम कैसे लायक बनते हो, डिसिप्लिन से। तुम कैसे लायक बनते हो, क्लास में मैम की बात सुन के। तुम कैसे लायक बनते हो, सेल्फ रिवीजन करके, प्रैक्टिस करके, मेहनत करके। तुम ऐसे लायक बनते हो जिनमें वो सारी क्वालिटी आ जाएगी, वो केपेबल बनेंगे और वो नीट का एग्जाम क्रैक करेंगे भी। जो यहां बैठ के चिटियाएंगे, जो क्लास के बाद सोएंगे, बतियाएंगे, पार्टी करेंगे, गपियाएंगे, वो लायक तो नहीं बनेंगे ना बेटा। तो लायक बनने के लिए ये सारे चेंजेस होने चाहिए तुम्हारे अंदर। वैसे ही बेटा स्पर्म जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जाता है तो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, जिन चेंजेस की वजह से वो केपेबल बन पाता है टू फर्टिलाइज द सेकेंडरी oocyte। इन चेंजेस को बोला जाता है कैपेसिटेशन। इस वर्ड से कई साल पहले क्वेश्चन आया था, डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, बट लिख लो। समझ आ गई बात सभी को? यस, समझ आ गई बात सभी को? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, ठीक है। देखो तो हम क्या लिख रहे हैं, और पता है बेटा इतने सारे स्पर्म में से जब ये लोग तेजी से भागते हैं, कुछ की तो फैगोसाइटोसिस हो जाती है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, कुछ तो बेटा फैलोपियन ट्यूब के सीलिया में ही अटक के रह जाते हैं, और कुछ तो कैपेसिटेटेड ही नहीं बनते, तो वो क्या ही बेटा oocyte को फर्टिलाइज करेंगे। तो मैं उन्हीं एक आधा चेंजेस को लिखूंगी, बट वो मैं एक्स्ट्रा करके लिखूंगी क्योंकि वो एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। इन 200 से 300 मिलियन में से सिर्फ 200 से 300 स्पर्म के करीब पहुंच पाते हैं। इमेजिन बेटा, मिलियन में से सिर्फ 200 से 300 पहुंच पाए, ठीक है, सिर्फ 200 से 300 पहुंच पाए, और उसमें से भी एक जीतेगा। एक ओवम के लिए तो एक ही जीतेगा, ठीक है। चलो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एक नोट डाल के एक पॉइंट लिखेंगे, ठीक है।
तो वो नोट में हम क्या पॉइंट लिखेंगे बच्चों? when the sperms are deposited in the female reproductive tract, in the female, मेरे साथ साथ लिखो बेटा, female reproductive tract, they need to be capacitated. अब मैं कैपेसिटेटेड का फिर मीनिंग यहां पे लिख रही हूं, कैपेसिटेटेड यानी कि कैपेसिटेशन कहां हो रही है? कैपेसिटेटेड, ठीक है, यानी कि कैपेसिटेशन कहां हो रही है बेटा? कैपेसिटेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर हो रही है. दे नीड टू बी कैपेसिटेटेड means become capable to fertilize the ovum by process called capacitation. By process called capacitation. पहले बच्चा पार्टी यहां तक लिखो और जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ. यस ओवम या सेकेंडरी oocyte एक ही बात है ना. एनसीईआरटी ने ऑल्टरनेटिवली एक दूसरे के लिए ये वर्ड यूज किया है. राइट बेटा, जल्दी जल्दी राइट, क्विकली. डन करो. टेस्ट में अच्छे नंबर आए हैं उसके लिए बधाई, जिनके भी अच्छे स्कोर आए हैं. पेपर तो इतना डिफिकल्ट था नहीं, पेपर वाज क्वाइट इजी, एनसीईआरटी बेस्ड. अच्छे नंबर आने चाहिए थे पेपर में, ठीक है. डन बेटा. देखो ये वाला नोट तो तुम याद रख सकते हो, बट कैपेसिटेशन के लिए क्या क्या होता है वो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो मैं ज्यादा उसमें चर्चा करूंगी भी नहीं. 2 लाइन लिखवाऊंगी, बस 2 लाइन लिखवाऊंगी कि क्या चेंजेस होते हैं. जैसे कि मैंने तुमसे कहा ना बेटा कि तुम्हारे अंदर चेंजेस होते हैं, तुम मेहनत करते हो, नींद त्यागते हो, पार्टी नहीं करते हो, गपियाते नहीं हो, सोते हो लेकिन लिमिट में सोते हो. वैसे ही इनमें क्या चेंजेस होते हैं, ये इनके लिए तो पार्टी शार्टी कुछ है नहीं ना बेटा. ये क्या करते हैं वो मैं बताऊंगी, ठीक है. सो इसमें से पहले मैं एक डेटा यहां पे भी लिख लेती हूं. ओनली 200 to 300 रीचेस, ओनली 200 to 300 रीच विसिनिटी का मतलब होता है क्लोज, विसिनिटी ऑफ oocyte. सिर्फ 200 से 300 ही बेटा oocyte के विसिनिटी में पहुंच पाते हैं या क्लोज पहुंच पाते हैं. इसको फटाफट से लिख लो, बच्चों. फिर मैं कैपेसिटेशन के पॉइंट्स कुछ लिखवाती हूं. डन. अगर पेपर अच्छा नहीं गया है तो पढ़ाई अच्छी नहीं की है, ठीक है. तो यहां पे हम लिखते हैं अतिरिक्त ज्ञान या एक्स्ट्रा ज्ञान. अतिरिक्त ज्ञान. हाउ कैपेसिटेशन occurs? How capacitation occurs? Removal of, पहले लिख लो, removal of cholesterol, glycoproteins from surface of the sperm's membrane
entry of calcium into sperm for fast movement of tail. Fast movement of tail, बस 2 ही लिख लो, that's it. इससे ज्यादा बेटा कोई ज्ञान एक्स्ट्रा हमें नहीं लिखना है. मैंने बोला काफी सारी चीजें होती है बेटा, वैसे काफी सारी चीजें होती है बेटा, ठीक है, ताकि स्पर्म कैपेसिटेटेड बन पाए, यानी केपेबल बन पाए टू फ्यूज एंड सेकेंडरी oocyte. जिसमें से एक है कि जिसमें से एक बहुत कॉमनली आप ज्यादातर जगह पे पढ़ते हो, कोलेस्ट्रॉल का और कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स का आपके स्पर्म के सरफेस से, हेड के ऊपर ना बेटा, देखो ऐसे होता है, जैसे स्पर्म का ये हेड है, जैसे ये स्पर्म का हेड है, अरे यार कुछ ज्यादा टेढ़ा हेड बन रहा था, जैसे ये स्पर्म का हेड है, ये नेक था, अब ये दूसरा स्पर्म का हेड बना रही हूं और ये नेक बना रही हूं, ठीक है. और बेटा हेड में क्या होता है, इस तरीके से न्यूक्लियस, और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट हेड का कंपोनेंट कौन सा है, जिसके बिना फर्टिलाइजेशन तो नहीं हो पाएगी, जिसके एंजाइम्स के बिना भैया फर्टिलाइजेशन कतई नहीं हो सकती, चाहे स्पर्म कितना भी कैपेसिटेटेड बन जाए. हेड में वो स्ट्रक्चर कौन सा था, हेड में वो स्ट्रक्चर कौन सा था, एक्रोसोम था या नहीं, एक्रोसोम था या नहीं, राइट राइट. वो तो हमें चाहिए, आगे एक्रोसोमल रिएक्शन भी हमें कराना ही है, तो ये एक्रोसोम है, ये एक्रोसोम है. अब मैं बोल रही हूं कि स्पर्म को अपन को केपेबल बनाना है ताकि वो ओवम को फर्टिलाइज कर पाए या oocyte को फर्टिलाइज कर पाए. गुड, शाबाश. तो हमने क्या किया ना बेटा, स्पर्म के हेड के ऊपर ना कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स थे, जिन स्ट्रक्चर्स को मैं बोल रही हूं कोलेस्ट्रॉल, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स. तो बेसिकली ना, अगर स्पर्म को अपने एंजाइम्स रिलीज कराने हैं, जैसे स्पर्म को अगर अपने एंजाइम्स को बाहर रिलीज कराना है ना, तो उनको ये कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोप्रोटीन्स अपने हेड में से हटाने पड़ेंगे, तभी बेटा एक्रोसोम जो है ना वो अपने एंजाइम्स को बाहर रिलीज कर पाएगा, ऐसे समझ लो. तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स लगे हुए थे ना बेटा, अब ये ग्लाइकोप्रोटीन स्पर्म के हेड में से हट गए. सपोज ये पिंक वाला पूरा आपने हटा दिया, ठीक है. तो ये स्पर्म का हेड था, इसमें ये सारे बेटा क्या थे, कुछ कोलेस्ट्रॉल था, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन था. आपने इन स्ट्रक्चर्स को बेटा क्या किया, स्पर्म के हेड में से हटा दिया. दिस इज वन ऑफ द प्रोसेस ड्यूरिंग कैपेसिटेशन. समझ आ गई बात. अब बेटा इसके सर में से क्या हट चुके हैं, सारे ग्लाइकोप्रोटीन्स और कोलेस्ट्रॉल हट चुके हैं. अब ये अपने एक्रोसोम का कंटेंट बाहर रिलीज कर सकता है. बट क्या ये एनसीईआरटी में दिया है, इट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, एंड बिकॉज इट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग वेरी मच इन डिटेल, जस्ट टू एक्सप्लेन यू आई एम टेलिंग दिस. ओके, यस, गॉट इट. ऑफकोर्स स्पर्म की टेल बहुत तेजी से मूव कर पाए, हाँ, यू हैव टू ड्रॉ इट. अगर मैं कोई भी चीज ड्रॉ कर रही हूं तो आपको करना है बेटा. प्लीज बार बार ये सवाल मत पूछा करो, बड़े हो गए हो, बिहेव लाइक बड़ा बच्चा. ओके, डोंट बिहेव लाइक छोटा बच्चा. बार बार लिखना है क्या मैम, मैंने बोला ना लिखना है, जब मैं बोलूंगी नहीं लिखना तो नहीं लिखना बेटा, ठीक है. और बेटा स्पर्म की जो टेल है वो विप्लैश मूवमेंट करे, बहुत तेजी के साथ मूवमेंट करे, उसके लिए कैल्शियम आयंस भी एंटर करते हैं. बट क्या सिर्फ यही 2 चीजें हो रही है कैपेसिटेशन के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा. बहुत सारी चीजें होती है कैपेसिटेशन के लिए, बट हम उतनी ज्ञान की बातें नहीं कर रहे हैं, ठीक है. समझ आ गई बात. क्या बेटा इसमें किसी को कोई दुख दर्द समस्या, पहले मेरे को ये बता दो, फिर हम अभी टॉपिक पे घुसेंगे अंदर. डन 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 डन, ठीक है. अब बेटा स्पर्म को एक्चुअली में मूव करके जाना कहां है ये बताओ ना, उसकी दिशा क्या है, उसकी दिशा क्या है, उसको जाना किधर है. स्पर्म वेजाइना से एंटर किया, सर्विक्स के पास गया, फिर ऐसा करके बेटा वो जाएगा कहां, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा ना. और फैलोपियन ट्यूब में मेरे को बताना बेटा जरा किस जगह पे फर्टिलाइजेशन होती है. एक एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताने वाली हूं, कहां पे एग्जैक्टली फर्टिलाइजेशन होती है. यस, कहां पे एग्जैक्टली फर्टिलाइजेशन होती है, where exactly in the fertilization takes place, ampulla region of fallopian tube, ampulla region of fallopian tube. अब बेटा देखो फर्टिलाइजेशन होने के लिए एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, पूछो क्या भाई, सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि स्पर्म और ओवम एक साथ
एम्पुला में अवेलेबल हो। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्पर्म तो आ गया, एम्पुला में वेट कर रहा है और बेटा ओवा तो आई नहीं, बेचारा स्पर्म क्या ही करेगा अकेला, अकेला तो जाइगोट नहीं बना सकता ना। या फिर ओवा आके बैठी हुई है, वेट कर रही है एम्पुला में, स्पर्म तो है ही नहीं। फर्टिलाइजेशन कब होगी बेटा? फर्टिलाइजेशन की कंडीशन ये है कि भैया स्पर्म और ओवम को साइमल्टेनियसली एक जगह पे अवेलेबल होना पड़ेगा, राइट? समझ पा रहे हो मेरी बात? भैया दोनों जब अवेलेबल एक साथ में एक जगह पे होंगे तभी ना उन दोनों में फ्यूजन करवाओगे। तो एनसीईआरटी की एक लाइन लिखी हुई है, नॉट ऑल इंसेमिनेशन लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। क्या ये बात समझ पा रहे हो सारे बच्चे? नॉट एवरी सेक्सुअल इंटरकोर्स, नॉट एवरी इंटरकोर्स, नॉट एवरी इंसेमिनेशन लीड्स टू प्रेगनेंसी और लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। Fertilization or pregnancy will only take place when simultaneously ova and sperm is transported to the ampullary region. समझ आ गई बात? बेटा मेरे को 1 सेकेंड टाइम दो, मेरे एक ऑर्डर आया है, ठीक है? गॉट इट एवरीबॉडी, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। और देखो बेटा एनसीईआरटी की ये लाइन भी है, एनसीईआरटी की ये लाइन भी है बेटा, ध्यान दो बेटा। एनसीईआरटी में वो वाला टॉपिक कहां दिया हुआ है? फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन वाला एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी में कौन से पेज? पिज्जा मैम नहीं खाती है बेटा, तो मेरे स्टूडेंट्स हो तुमको इतना भी नहीं पता है, आई हेट पिज्जा, आई डोंट लाइक पिज्जा। बेटा चाय बोलते तो समझ में भी आता, हालांकि मैं चाय ऑर्डर करके कभी ना पीऊं, बना के ही पीती हूं, ठीक है? सुनो मेरी बात बेटे, कौन से पेज नंबर में? 35 फॉर न्यू एनसीईआरटी, 51 फॉर ओल्ड एनसीईआरटी, ठीक है? अभी देखो क्या लिखा है, ड्यूरिंग क्वाइटस सीमन इज रिलीज्ड बाय द पीनस इनटू द वजाइना, जिसे बोलते हैं इंसेमिनेशन। यही किया, इंसेमिनेशन किया ना बच्चों? मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली पास थ्रू द सर्विक्स, एंटर इनटू द यूट्रस, फाइनली रीचेस द एम्पुलरी रीजन। अभी मैं बना के भी बताऊंगी। तो वेजाइना में डिपॉजिट हुए, सर्विक्स पे गए, यूट्रस पे गए और पहुंचे किधर बेटा? पहुंचे फेलोपियन ट्यूब में। कहां पे पहुंचे? एम्पुलरी रीजन में। द ओवम रिलीज बाय द ओवरी इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू एम्पुलरी रीजन। कहां पे पहुंचे बेटा? एम्पुलरी रीजन में। कई बच्चों के 53 पे भी है बेटा, देख लेना कहीं पे भी है। वेयर द फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस, यही बात मैंने आपको बताई कि वहीं पे फर्टिलाइजेशन होगी। Fertilization can occur only if ovum and sperm are transported simultaneously to the ampullary region. This is the reason why not all copulation lead to fertilization and pregnancy. समझ आ रही है बात? इसीलिए हम कहते हैं कि हर कॉप्युलेशन से प्रेगनेंसी या फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, बिकॉज इट कैन ओनली अकर इफ द स्पर्म एंड ओवम आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली। क्या यहां तक कोई दुख दर्द समस्या? क्या यहां तक मौत तो नहीं आ रही बेटा? तो इस बात को एक बार ही लिख लें, एक बार इस बात को बच्चों लिख लें, क्या बढ़िया से लिख लें इस बात को, ठीक है? आप आगे बेटा कंटिन्यू करते करते लिखते जाओ। फर्टिलाइजेशन में ही पूरा टॉपिक चल रहा है, फर्टिलाइजेशन में ही पूरा टॉपिक चल रहा है, ठीक है ना? तो हम क्या बना रहे हैं बेटा? हम ना साइड में छोटा सा डायग्राम बनाना, बहुत बड़ा डायग्राम मत बनाना, और उससे रिलेटेड चीजें हम लिखते भी जाएंगे, ठीक है? तो जैसे कि मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाती हूं ऐसे, ठीक है? एक छोटू सा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट दिखाने की कोशिश कर रही हूं, ठीक है? ठीक है, तो ये हम दिखा रहे हैं जैसे कि सर्विक्स, ये हम दिखा रहे हैं वेजाइना, ठीक है? आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ किस तरीके से स्पर्म ट्रैवल कर रहा है, ठीक है? तो ये हो गया बेटा, ये हो गया आपका सर्विक्स, ये हो गया वेजाइना, ठीक है? और ये तो यूट्रस है ही। तो सपोज स्पर्म बेटा यहाँ डिपॉजिट हुए, कई सारे स्पर्म, 200 से 300 मिलियन स्पर्म, कॉप्युलेशन हुआ। अब ये स्पर्म बेटा ट्रैवल कर रहे हैं, कैसे ट्रैवल कर रहे हैं बच्चों? देखो, सर्विक्स जा रहे हैं, सर्विक्स से बेटा यूट्रस जा रहे हैं, और यूट्रस से बेटा फैलोपियन ट्यूब में जा रहे हैं, ठीक है ना? तो मैं स्पर्म की भी शक्ल बना देती हूँ जरा। ये स्पर्म रहा
और कई सारे स्पर्म है बेटा, 200 से 300 तो पहुंचते ही है ना, 200 से 300 तो पहुंचते हैं। मैं 200-300 तो बना नहीं सकती डायग्राम में, तो मैं 1-2 बना के बता रही हूँ, ठीक है। अब ये स्पर्म भाई साहब ट्रैवल कर रहे हैं, तो स्पर्म भाई साहब ट्रैवल करते करते बेटा कहाँ जा रहे हैं, स्पर्म भाई साहब ट्रैवल करते करते इनका फर्टिलाइजेशन जहां पे होना होगा ऑफकोर्स ये वहीं पे जाएंगे। तो हम एम्प्यूला रीजन को थोड़ा दिखा देते हैं ऐसे करके, दिस इज द एम्प्यूला रीजन फॉर एग्जाम्पल। बहुत ही गंदा एम्प्यूला बनाया मैंने, एक और बार ट्रायल मारते हैं, ठीक है। हाँ, ये एम्प्यूला रीजन मैं दिखाना चाहती हूं जहां पे बेटा क्या होना चाहिए, साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्ट होना चाहिए स्पर्म का और ओवम का, ठीक है। यस, अब यहां से हम बोल रहे हैं हमारी ओवा मैडम भी अवेलेबल हैं, और ओवा मैडम भी ट्रैवल करेंगी कहाँ, ओवा मैडम भी ट्रैवल करेंगी एम्प्यूला में। जब ये दोनों साइमल्टेनियसली बच्चों अवेलेबल होंगे तभी बेटा क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। तो यही बात हमें लिखनी है। सुंदर डायग्राम है ना, मैंने कोशिश तो किया है कि थोड़ा सा बना के बताऊं, ठीक है ना। यस यस, चलो इसको लिखें, दिस इज ओवा, सेकेंडरी oocyte भी बोल सकते हो। और इसके बारे में हम क्या लिखेंगे बच्चों, इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, नॉट ऑल copulation leads to fertilization, not all copulation leads to fertilization और प्रेगनेंसी। गिरीश यार एक ग्रीन टी भिजवा दे यार, थैंक यू गिरीश। और प्रेगनेंसी बिकॉज for fertilization to occur, for fertilization to occur, बेटा तुम नीचे लिख लो ना यार, तुम्हें साइड में लिखने की जरूरत नहीं है, लैंडस्केप में करने की जरूरत नहीं। मैंने बोला क्या लैंडस्केप, मैंने कब बोला रे। for fertilization to occur, simultaneous transport, simultaneous transport of sperm and ovum, ovum या secondary oocyte, क्योंकि आप सबको पता है ना रियलिटी में ये क्या है, सेकेंडरी oocyte। रियलिटी में अभी स्पर्म नहीं है, राइट। सेकेंडरी oocyte क्या लिखा, स्पर्म oocyte टू एम्प्यूला इज नीडेड, इज नीडेड। समझ आ रही है बात बच्चों, यस यस बच्चों। और बेटा जी हम ना वो वाला कॉन्सेप्ट तो आपको पढ़ाएंगे ही अगले वाले चैप्टर से, उससे भी बेटा इतने मजेदार इजी क्वेश्चंस आए थे ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो जब मैं वो वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी तो मैं आपको वो बताऊंगी कि स्पर्म कैसे बेटा, स्पर्म 3 दिन तक जिंदा रह सकता है और ओवम 1 दिन तक जिंदा रह सकता है, तो कैसे प्रेगनेंसी कौन कौन से दिन पे हो सकती है, तो ये मैं आपको उस चैप्टर में पढ़ाऊंगी, अभी उसकी जरूरत नहीं है। अब बेटा देखो कैपेसिटेशन स्पर्म का यहीं पे हो गया, यहाँ पे स्पर्म बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर कैपेसिटेटेड हो रही है। कुछ स्पर्म को बेटा फैगोसाइटोसिस हो जाती है, कुछ का ग्लाइकोप्रोटीन रिमूव नहीं होता है, कुछ की टेल खराब होती है, कुछ की शक्ल खराब होती है, ठीक है। जिसकी शक्ल सबसे अच्छी खासी ठीक रही, सुंदर नहीं बेटा ठीक रही, सुंदरता से कोई मतलब नहीं है बेटा, मतलब कि एक्यूरेट हुई, ठीक है, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन्स नहीं है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल नहीं है, यानी कि कैल्शियम आयंस बेटा जा चुके हैं, कैपेसिटेटेड बन चुकी है बेसिकली, ठीक है ना। शक्ल से क्या करेंगे बेटा, तो यहां पे आ गई और ओवा के पास आ गई। अब बेटा देखो कार्यक्रम स्टार्ट होगा, कार्यक्रम कौन सा वाला बेटा, फर्टिलाइजेशन का। अब जब मैं पिछले साल पढ़ाती थी ना बेटा, तो मैं पूरे स्टेप्स बताती थी कि कैपेसिटेशन हुई, एग्लूटिनेशन हो रही है, फलाना फलाना फलाना, बट आई डोंट थिंक कि आई शुड टेल ऑल दिस बेटा एक्स्ट्रा थिंग्स टू यू, सो मच एक्स्ट्रा दैट इज नॉट नीडेड, ठीक है। हम थोड़ा सा एनसीईआरटी बेस्ड और करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब बेटा क्या होगा, करीब आ चुके हैं स्पर्म और सेकेंडरी oocyte। अब क्या होने वाला है, कैसे बेटा सेकेंडरी oocyte के डिफरेंट लेयर्स के थ्रू स्पर्म पेनिट्रेट करती है, उसको अभी हम समझेंगे, ठीक है। क्या डन हो चुका है। लेकिन पता है क्या बेटा, जो फर्स्ट चैप्टर है ना वो तुम्हारा डिलीट हो चुका है, जो
तुमने वो चैप्टर अभी पढ़ा नहीं है ना, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, तुमने वो चैप्टर अभी पढ़ा नहीं है ना, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, शायद तुम लास्ट में तो पढ़ी लोगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो जब वो चैप्टर होता है ना बेटा, तो उसमें एक वर्ड दिया होता है फर्टिलाइजिन, एंटी फर्टिलाइजिन, फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन। ये चैप्टर पढ़ा है क्या तुम लोगों ने अभी? तो मैं एक चीज कर सकती हूँ कि थोड़ा सा वो बता दूं क्या? हाँ, थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि उस चैप्टर में तो है ही। ठीक है, डन। क्योंकि उस चैप्टर में है फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन का कॉन्सेप्ट, हालांकि तुमने अभी पढ़ा नहीं है, थैंक यू भैया। तो मैं क्या करूंगी ना, थोड़ा सा बता देती हूँ, थोड़ा सा बता देती हूँ। ठीक है, यहां तक तो डन हो चुका है ना, यहां तक तो डन हो चुका है ना? ठीक है, यस। तो हमने पता है बेटा फर्टिलाइजेशन करने के लिए सबसे पहली चीज जो है ना, हमने फर्टिलाइजेशन करने के लिए एक्चुअल में जो सबसे पहली चीज करी है, सबसे पहली चीज जो हमने करी है वो थी कैपेसिटेशन। फर्टिलाइजेशन करने के लिए सबसे पहली जो चीज करी है वो है कैपेसिटेशन। ठीक है, चलो अब हम तुम्हें यहां पे लिखवाते हैं सेकंड। ठीक है, ज्यादा नहीं बताऊंगी, लेकिन उस चैप्टर में दिया है तो थोड़ा सा बता देती हूं, और ब्रैकेट में लिख दूंगी मैं एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन। अब मैं यहां पे लिख दे रही हूं नॉट गिवन इन दिस चैप्टर, नॉट गिवन हियर but was given in reproduction in organism, reproduction in organism। आप पूछोगे कि मैम वहां क्यों दिया हुआ है? वहां इसलिए दिया हुआ है, वहां पे ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हमेशा क्यों होता है कि एक स्पीशीज का ओवम अपनी ही स्पीशीज के बेटा स्पर्म्स, अपने ही स्पीशीज के स्पर्म से फ्यूज करे। ऐसा क्यों नहीं होता कि इंटरस्पेस, मतलब कोई और स्पीशीज के, हालांकि बेटा ह्यूमंस तो कुछ भी कराते हैं। अभी मैं आपको बेटा वो चैप्टर पढ़ाऊंगी ना, कौन सा, एनिमल हस्बेंड्री, तो वहां पे आप देखोगे ह्यूमंस तो करते ही हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस ब्रीडिंग कर रहे हैं, इन ब्रीडिंग कर रहे हैं, आउट ब्रीडिंग कर रहे हैं, इनफैक्ट इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन भी ह्यूमंस करवा देते हैं। जैसे कि आपने म्यूल के बारे में पढ़ा होगा, हिनी के बारे में पढ़ा होगा, हॉर्स और डोंकी का जो क्रॉस होता है, हाइब्रिड्स है ना। पर यूजुअली नेचर की अगर बात करो, हम तो नेचर से छेड़छाड़ करते हैं, हमारा तो काम नहीं है ह्यूमंस का ऑल द टाइम नेचर से छेड़छाड़ करना। बट अगर तुम बेटा जेन्युइनली देखो तो जेन्युइनली क्या होता है, जेन्युइनली एक होता है कि भैया एक स्पीशीज का अगर स्पर्म है तो वो अपनी स्पीशीज के ओवम के साथ ही फ्यूज कर सकता है। ऐसा नहीं कि कोई भी स्पीशीज किसी भी स्पीशीज के ओवम से फ्यूज कर पाए। इनफैक्ट आप थोड़ा सा ये सोच के देखो, पानी में आप ये सोच के देखो, जैसे मैं फ्रॉग की बात कर रही हूँ, ह्यूमंस का तो चलो केस ही ऐसा है कि ह्यूमन फीमेल की बॉडी के अंदर ह्यूमन का ही मेल स्पर्म गया तो फ्यूजन हो रही है, क्योंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। आप ये सोचो जिनका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जिनकी बॉडी के बाहर, फ्रॉग का जैसे एग और स्पर्म, फिर भी बेटा फ्रॉग का एग और फ्रॉग का स्पर्म आपस में कैसे फ्यूज कर जाते हैं पानी में? ठीक है, कैसे वो उसके करीब पहुंच जाता है? कैसे हम ये इंश्योर करते हैं कि सेम स्पीशीज के जो गैमीट है वो आपस में फ्यूज कर रहे हैं? Because of some chemical attraction, because of recognition, there are a lot of things। ऐसा नहीं है कि किसी भी स्पीशीज का स्पर्म किसी भी ओवम को रिकॉग्नाइज कर लेगा। ठीक है, समझ आ रही है बात बेटा? जैसे कि तुम अपनी फैमिली मेंबर को रिकॉग्नाइज कर पाते हो ना, शक्ल सूरत सबकी जानते हो, वैसे ही बेटा यहाँ पे फैमिली मेंबर को रिकॉग्नाइज तो नहीं करना है, बट सेम स्पीशीज की स्पर्म और ओवम आपस में एक दूसरे को कैसे रिकॉग्नाइज करती है, ये मैं यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बेटा उस चैप्टर में फर्टिलाइजिन, एंटी फर्टिलाइजिन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। समझ आ रही है बेटा? कोई दुखदार समस्या तो नहीं है ना? मेरे साथ चल पा रहे हो ना साथ के साथ? एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, समझ आ रही है बात? यस 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 यस। नीनी तो नहीं आ रही है? ओए बेस्ट ऑफ लक निकी कर रहा है, तू अपना बेस्ट ऑफ लक बेटा कर ले, तुम्हारा लक सही नहीं दिख रहा है मेरे को। चलो ठीक है ना। एग्लूटिनेशन बेसिकली बेटा मैं ये कहूंगी ना, रिकॉग्निशन ऑफ स्पर्म, इसका अगर मैं लेमैन भाषा में बोलना चाहूं, मतलब रिकॉग्निशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म एंड ओवम आपस में एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं, इसी चीज को बेटा बोला जाता है क्या? इसी चीज को बोला जाता है एग्लूटिनेशन। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात बेटा? तो बहुत ज्यादा इस पे चर्चा नहीं करते हैं, सिर्फ एक चीज मैं लिख देती हूँ, रिकॉग्निशन कैसे होती है, क्योंकि वो चैप्टर तो तुम्हारे इसमें से बोर्ड वाले में से हटा ही दिया। ये रिकॉग्निशन के लिए मैं बस लिख देती हूँ कि हो क्या रहा है। रिकॉग्निशन के लिए बेटा
स्पर्म के पास एक चीज होती है, जैसे ताले की बेटा अपनी खुद की चाबी होती है ना, आपने 11th क्लास में लॉक एंड की मैकेनिज्म भी पढ़ा था एंजाइम्स में, वैसे ही यहां पे भी कुछ लॉक एंड की समझ लो। स्पर्म हैज एंटी फर्टिलाइजिन एंड ओवम हैज बेटा फर्टिलाइजिन। और ये स्पेसिफिक होते हैं बेटा, जो अपना ह्यूमन के स्पर्म का फर्टिलाइजिन है वो ह्यूमन के स्पर्म के एंटी फर्टिलाइजिन को रिकॉग्नाइज करके ही बेटा आगे कार्यक्रम, ये दोनों एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करेंगे जब ये दोनों एक दूसरे को, और ये एक ही स्पीशीज के जब बेटा फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन होते हैं तब बेटा ये रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो बात? समझ पा रहे हो बात? तो स्पर्म के पास एंटी फर्टिलाइजिन था, इसके पास फर्टिलाइजिन था, दोनों ने एक दूसरे को पहचाना, दोनों ने एक दूसरे को टच किया, दोनों ने एक दूसरे को रिकॉग्नाइज किया, दोनों की बाइंडिंग हुई, तो समझ में आया कि ये अपने ही बेटा स्पीशीज का स्पर्म है, अपने ही स्पीशीज का ओवम है, रिकॉग्निशन हो गई। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बस मैं इसीलिए मैंने शॉर्ट में बता दिया एग्लूटिनेशन, बिकॉज ये टॉपिक दिया हुआ था आपके रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म चैप्टर से। अब हम पढ़ेंगे एक्रोसोमल रिएक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको स्टार मार्क करूंगी, जो आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से गिवन है। ठीक है, yes everybody, done बेटा ये फटाफट से कर लो, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूं, 2 मिनट का टाइम दे रही हूं, फटाफट से कर लो। यस I'm giving you 2 minutes time, then we will study about beta acrosomal reaction. तो अब जो मैं एक्रोसोमल रिएक्शन पढ़ाऊंगी ना बेटा, उस एक्रोसोमल रिएक्शन को पढ़ाने के लिए मुझे तुम्हें ओवा की शक्ल भी बतानी पड़ेगी। जैसे हमने बेटा प्राइमरी फॉलिकल की शक्ल पढ़ी थी, सेकेंडरी फॉलिकल की शक्ल पढ़ी थी, टर्शरी फॉलिकल की शक्ल बोल रही हूं, शक्ल पढ़ी थी, ग्राफियन फॉलिकल की भी शक्ल बनाई थी ना, पढ़ी क्या थी, बनाई तो थी ना। तो आप मेरे को एक बात बताओ, अगर ओव्यूलेशन होता है यहां से, अगर यहां से ओव्यूलेशन होता है तो यहां से बेटा सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा ना। एक बार मेरे को बताओ, ये आपने बना लिया ना, तो मैं अगले पेज में आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करवा रही हूं। ठीक है, मेरे को एक चीज आप मुझे बताओ, मैं ये वाला डायग्राम एक्चुअल में आपसे बनवाने वाली हूं। ठीक है, डन हो गया ना, पक्की बात, ये डन हो गया है? हाँ ठीक है। अब बेटा देखो, मेरे को एक चीज बताओ, इस तरीके का ग्राफियन फॉलिकल था जिसमें क्या था आपका, ये क्या था, ये एंट्रम, आपके पास थी सेकेंडरी oocyte, और क्या यहाँ पे एक ऐसा था ना बेटा, ये क्या था आपका जोना पेल्यूसिडा, और क्या यहाँ पे ऐसे करके ग्रैन्युलोसा सेल्स थे, बहुत सारे ग्रैन्युलोसा सेल्स थे। क्या सबको याद आ रहा है? क्या सबको याद आ रहा है? और ऐसे थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, ऐसा था या नहीं? ऐसा था या नहीं? थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, था ना? था ना? अब मैं बोल रही हूं ये रप्चर हो गया। जब ये रप्चर होके सेकेंडरी oocyte को रिलीज करता है ना बेटा, तो सेकेंडरी oocyte सिर्फ अलग से ऐसे करके नहीं निकल के आ जाती है, सेकेंडरी oocyte सिर्फ ऐसे करके अलग से नहीं निकल के आती है। सेकेंडरी oocyte के साथ क्या क्या बेटा इसके अंदर से वो पार्ट्स ये अपने साथ लेके आती है, वो मैं आपको अभी बताती हूं, क्योंकि आपको वो पता होना चाहिए। तभी तो बेटा जब आप ये देखो, जब आपको ये पता होगा कि सेकेंडरी oocyte के अराउंड कौन कौन सी चीजें हैं, तभी तो बेटा आप उसको डिसॉल्व कर पाओगे। क्या मेरा लॉजिक समझ पा रहे हो? जब ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल था जिसके अंदर क्या था बेटा आपका सेकेंडरी oocyte, अब ये रप्चर हुआ, रप्चर मतलब ये टूटा, जब ये टूटा रप्चर हुआ तो यहीं से तो बेटा ओव्यूलेशन हुई होगी। तो ये ओवा ऐसे अंडे जैसा नहीं दिख रहा है, इसके अराउंड ये अपने साथ साथ कई लेयर्स को बेटा लेके आई है। कह रही है मैं तो जा ही रही हूं, पर मैं अपने साथ साथ कुछ चीजों को लेके जाऊंगी। जब आपको ये पता होगा कि इसके अराउंड कौन कौन सी लेयर्स है, तभी आप उसको डिसॉल्व भी कर पाओगे। राइट बच्चों, तो मैं यही चीज आपको अभी बताने वाली हूं, किस स्टेप के साथ में, नंबर 3। लेकिन उसके लिए मेरे को थोड़ा एसी ठीक करना पड़ेगा। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। भाई एसी तो ऐसा शिमला में लोग बैठे हैं 16-17 करके बैठे रहते हैं। यस, मौत आती है यार मेरे को ठंड से यार, इतनी ठंड कर देते हैं ना 16-17। बताओ। यस, थर्ड बेटा हमें क्या पढ़ना है? थर्ड हमें पढ़ना है एक्रोसोमल रिएक्शन।
एक्रोसोमल रिएक्शन, इसको आप लैंडस्केप में करेंगे, इसको आप लैंडस्केप में बनाएंगे प्लीज, ठीक है, इसको आप लैंडस्केप में बनाएंगे। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको आप लैंडस्केप में बनाएंगे, ठीक है। यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, ठीक है, डन। लैंडस्केप में बना लो बच्चों। अब मैं आपको ना बेटा देखो, मैं पहले बता दे रही हूं कि हमें करना कैसे है। हाफ पेज में नहीं बेटा, फुल पेज, फुल पेज, फुल पेज। फिर आप मेरे को ही बेटा बोलोगे कि मैम हमें लिखने की जगह नहीं मिल रही है। हाफ और फुल, फुल फुल। एक डायग्राम यहां बनाऊंगी एग का, वाओ, वो एक बेटा डायग्राम में कहां बनाऊंगी, यहां, ठीक है, और उस एक डायग्राम बनाऊंगी यहां, और बीच में सारा बेटा हम लिखेंगे, ठीक है। तो एक डायग्राम यहां बनेगा, एक डायग्राम यहां बनेगा, और बीच में हमें लिखना है। तो इस तरीके से करना, ठीक है। चलो करें क्या? तो हम सबसे पहले यहां पे ना बेटा किसकी शक्ल बना रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी ने ओवम दे रखा है, ओवम या oocyte दोनों की शक्ल हम कह सकते हैं इसे। तो बनाओ मेरे साथ में। अरे भाई बेटा आज तो क्लास ना हमारी बहुत छोटी है बेटा, अब क्या करेंगे। क्लास हमारी इतनी छोटी है कि मेरे को स्टार्टिंग से ना पहले तो मुझे यही लग रहा है कि क्लास खत्म होने वाली है, इतनी छोटी क्लास है। शुरू होने से पहले इस चीज की मेरे को मौत आ रही है, खत्म हो गई है, ऐसा लग रहा है अब सिर्फ आधे घंटा ही बचा है। क्या ही हो जाएगा मेरे आधे घंटे में, है ना। तो मुझे लगता क्लास छोटी है, थोड़ी बड़ी ठीक थी ना बेटा। बेटा आज तक मैंने कभी तुम्हारी क्लास एक्सटेंड करी है? अच्छी बच्ची हूं मैं, फिर भी तुम कहते हो छुट्टी छुट्टी। कभी मैंने एक्सटेंड नहीं करी है तुम्हारी क्लास, बट कोई ना। 3 क्लासेस है ना बेटा, ब्रेक तो तुम्हें मिलना चाहिए 15 मिनट का, वरना तुम्हारा बेटा दिमाग कैसे काम करेगा। तो तुम्हारा मैं टाइम बेटा कतई नहीं लूंगी एक्स्ट्रा। हाँ वो अलग बात है, कभी 2-4 मिनट बाई चांस ऊपर हो गया तो अलग बात है, बट मैं मतलब कोशिश ये करूंगी कि समय पे फिनिश करूं ताकि तुम्हें थोड़ा ब्रेक मिले। दिमाग को ब्रेक नहीं मिलेगा तो बेटा अगला माल कैसे अंदर जाएगा तुम्हारे दिमाग के, है ना। इसको बनाना है बेटा, बतियाना नहीं है सिर्फ मैम के साथ। वेरी गुड डायग्राम, ओके। नाउ बेटा लेट मी टेल यू, मेरी बात कृपया करके ध्यान से सुने। इसको मैं सेकेंडरी oocyte भी बोल सकती हूँ, और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मैं इसे क्या बोल रही हूँ, ओवम बोल रही हूँ। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मैं इसे ओवम लिख रही हूँ, इसे मैं सेकेंडरी oocyte भी बोल सकती हूँ। क्यों बोल सकते हैं आपको पता है ना बेटा, आपको पता है ना, ओवम या फिर सेकेंडरी oocyte। मैं इसको अब फिलहाल सेकेंडरी oocyte भी साइड में लिख दे रही हूँ, ठीक है। अब आप समझते जाओ बेटा ये मैंने क्या बनाया है। सबसे पहले अगर ये oocyte है या ओवम है तो ये oocyte की क्या है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। oocyte की क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और बेटा येलो वाला उसका खुद का सिक्रीशन है, उसके खुद के सिक्रीशन को क्या बोलते हैं बेटा, ये येलो वाले सिक्रीशन को क्या बोलते हैं बच्चों, ये येलो वाले सिक्रीशन को क्या बोलते हैं। क्या इसे जोना पेल्यूसिडा बोल सकते हैं, क्या इसे जोना पेल्यूसिडा बोल सकते हैं बच्चों। यस, जो ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी होती है, जो सेल्यूलर नहीं होती है, राइट। यस यस। अच्छा अब ये वाली लेयर क्या है बेटा, ये वाली लेयर को मैं कह सकती हूं कोरोना रेडिएटा। ये पता है क्या है कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा एक्चुअल में ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं बच्चों। कोरोना रेडिएटा एक्चुअल में ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं, जो आपके ग्राफियन फॉलिकल में वो ग्रीन वाले सेल्स थे ना, उसे आप बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। सो दीज आर नथिंग बट बेटा ग्रैन्युलोसा सेल्स। ये जो ग्रैन्युलोसा सेल्स थे ना ये वही हैं। क्या इसमें बेटा किसी को कोई दुख दर्द समस्या, क्या इसमें किसी को कोई दुख दर्द समस्या, क्लियर है। जोना पेल्यूसिडा को शॉर्ट में ZP भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है।
oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेल्यूसिडा के बीच में एक खाली स्पेस दिख रही है बेटा, इस स्पेस को बोला जाता है पेरीवाइटलाइन स्पेस, पेरीवाइटलाइन स्पेस। एनसीईआरटी ने वैसे कहा नहीं है, बट आपको पता है बच्चों, oocyte की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसे बोला जाता है विटेलाइन मेम्ब्रेन, और क्योंकि इसे विटेलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं इसीलिए इसके अराउंड जो स्पेस होता है इसे पेरीविटेलाइन स्पेस बोलते हैं। समझ आ गई बात? ये समझ आ गई बात? इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्चुअल में विटेलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसीलिए इसके अराउंड जो स्पेस है इसे पेरीविटेलाइन स्पेस भी बोला जाता है। बाहर कोरोना रेडिएटा के सेल्स हैं और बेटा इन कोरोना रेडिएटा के सेल्स को बेटा आपस में चिपका के जिस चीज ने रखा है ये यहां का अंबुजा सीमेंट है बेटा। अंबुजा सीमेंट क्या? जिसने इन सेल्स को बेटा कोरोना रेडिएटा के सेल्स को फिक्स करके रखा है और इसे बोला जाता है हाइएल्यूरोनिक एसिड। ये क्या है बच्चों? दिस इज हाइएल्यूरोनिक एसिड, दिस इज हाइएल्यूरोनिक एसिड, दिस इज द cementing substance, this is the cementing substance of corona radiata, of corona radiata. Done everybody? Yes, yes everyone. ये तो स्किन पे लगता है। हाँ, कार्टिलेज में भी होता है, कार्टिलेज में भी होता है। वेरी गुड, पॉलीसैकेराइड है, बिल्कुल सही उत्कर्ष, वेरी गुड, वेरी नाइस यार, हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स है, तुमने बिल्कुल सही पकड़ा है, बिल्कुल सही, शानदार। ये बायोमॉलिक्यूल्स में हमने पढ़ा था ना, ये तो बहुत अच्छी बात है यार। बेटा पहले तो मेरे को बताओ कि क्या यहां तक कोई दिक्कत आ रही है ये समझने में? पहले मेरे को ये बताओ, क्या यहां तक कोई दिक्कत है? क्या यहां तक कोई दिक्कत है कि ये ग्रीन वाले सेल्स क्या हैं? मैंने 3 लेयर्स बनाए हैं और इन तीनों को डिसॉल्व करेंगे हम। जोना पेल्यूसिडा को डिसॉल्व करना है, कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व करना है और इस हाइएल्यूरोनिक एसिड को डिसॉल्व करना है ताकि हम स्पर्म के ओवम के पास पहुंच पाए, ओवम के पास पहुंच पाए, ठीक है, या सेकेंडरी oocyte के पास पहुंच पाए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, ऑफ कोर्स साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है अंदर, राइट। अच्छा, मैं कुछ तो बताने वाली थी, हाँ, जो हमने वो फर्टिलाइजिन बनाई हुई लिखी है ना बेटा, फर्टिलाइजिन, ये फर्टिलाइजिन जो रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है, ये एक्चुअल में ये फर्टिलाइजिन कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो ओवम के ऊपर होते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं बेटा, ZP3 रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। क्या काम है उस ZP3 रिसेप्टर्स को बताने का? क्या आगे तुम्हें काम आएगा तो बताऊंगी, ठीक है। अच्छा पहले तो तुम ये सुन लो, पहले तो तुम ये सुन लो। देखो ZP3 रिसेप्टर्स छोड़ दो, मैं ZP3 रिसेप्टर्स की बात नहीं कर रही क्योंकि वो तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है, अभी नहीं बता रही हूँ, कभी जरूरत होगी तो मैं बता दूंगी, कभी जरूरत होगी तो मैं बता दूंगी। अच्छा ये लेयर्स तो हमने बना दिए। अब बेटा इस साइड में पता है हम क्या बनाने वाले हैं? इस साइड में हम बनाने वाले हैं स्पर्म का हेड, इस साइड में हम बनाने वाले हैं स्पर्म का हेड, क्योंकि हमें ज्यादा पता है किसका मतलब है, हमें स्पर्म के हेड से मतलब है। हेड में क्या है बेटा? हेड में है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को कलर कर देते हैं, हेड के हेड में है न्यूक्लियस। बेटा वो जो ZP3 वाला बोला ना उसमें दिमाग मत लगाओ, जरूरत होगी तो मैं बता दूंगी, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अभी मैंने उसके बारे में कुछ नहीं बताया, जरूरत होगी तो मैं बताऊंगी, ठीक है। अब ये हेड है, ये क्या है बेटा? ये मैं बना रही हूं, इसके अंदर जो एंजाइम्स भरे हुए हैं, किस कलर से बनाऊं? ये एक्रोसोम। एक्रोसोम के अंदर बेटा कौन कौन से एंजाइम्स भरे हैं? अब मेरी बात धीरे धीरे पहले सुनो। सबसे पहले क्या हुआ बेटा? कैपेसिटेशन हुई स्पर्म्स की, यानी कि वो तंदुरुस्त बन गए, रिमूवल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन जो भी हुआ। फिर बेटा एक स्पर्म और एक ओवम ने आपस में एक दूसरे को पहचाना, ठीक है, टड़ना ला 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 ला, दोनों ने पहचाना एक दूसरे को, ठीक है, कि सेम स्पीशीज है। उसके बाद बेटा एक्रोसोमल रिएक्शन होता है, जब इसके सर से बेटा क्या हट जाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन सब हट जाता है, जब ये रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो एक्रोसोम जो है ना बेटा अपने एंजाइम्स को बाहर रिलीज कर देता है और उसी रिलीज को बोला जाता है एक्रोसोमल रिएक्शन। मैं यहाँ पे लिखवा दूंगी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्रोसोमल रिएक्शन? द रिलीज ऑफ एक्रोसोमल कंटेंट आउटसाइड। एक्रोसोम का कंटेंट बाहर रिलीज हो जाना, उसे बोला जाता है एक्रोसोमल रिएक्शन। वापस आओ, ठीक है, ठीक है। तो
तो अब बेटा देखो, इसमें जो एंजाइम्स भरे पड़े हैं उनको तुम क्या बोलते हो? उनको तुम स्पर्म लाइसेंस बोलते हो कि नहीं? जल्दी बताओ पहले। इट हैज व्हाट बेटा? इट हैज स्पर्म लाइसेंस। क्या इसके अंदर स्पर्म लाइसेंस होते हैं? राइट। अब ये स्पर्म लाइसेंस बेटा, स्पर्म लाइसेंस उन सारे एंजाइम्स को बोलते हैं जो एंजाइम oocyte की वॉल को भेदने के काम में आएंगे। ठीक है, यस, समझ में आ रही है बात? अब देखो स्पर्म लाइसेंस बेटा कौन कौन से है, देखो अब देखते जाओ और आप मुझे बताओ बेटा, इसमें कोई आपको तकलीफ है? और ये सब इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको भले ही सब इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा बोल रही हूं सब इंपॉर्टेंट है। जहां मैंने लिखा नहीं है ना कि एक्स्ट्रा है, वो एक्स्ट्रा नहीं है। दिस इज नो एक्स्ट्रा, दिस इज ऑल एनसीईआरटी। आप मुझे बताते जाओ तो कौन सी चीज किस चीज को डिसॉल्व करेगी। मैं एंजाइम्स के सारे नाम लिख रही हूं। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। अब इन एंजाइम्स का नाम हम अलग से लिख रहे हैं, सीपीई बोलते हैं, सीपीई। और तीसरा हाई एल्यूरोनिडेज। क्या अब आप नहीं बता सकते कि कौन सी चीज किस लेयर को डिसॉल्व करेगी? कितना इजी है हर्षिता, वेरी गुड। ध्वनि, रोहिणी, वेरी गुड, वेरी गुड आदित्य। ठीक है, अब मेरे को बताओ कौन सी चीज किस चीज को डिसॉल्व कर रही होगी? मैम ऑब्वियस सी बात है, जोना लाइसेंस विल डिसॉल्व जोना पेल्यूसिडा, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम विल पेनिट्रेट कोरोना रेडिएटा, हाई एल्यूरोनिडेज विल पेनिट्रेट ऑफ कोर्स हाई एल्यूरोनिक एसिड। क्या समझ आ रही है बात? क्या समझ आ रही है बात? तो बेटा ये सब को डिसॉल्व करने के लिए ये यहां से पेनिट्रेट करेगा, कोरोना रेडिएटा के सेल्स को कौन डिसॉल्व करेगा? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। जोना पेल्यूसिडा में कौन छेद करेगा बेटा? जोना लाइसेंस। कितना इजी है, जिसका नाम जैसा है बेटा उसका कार्य वैसा है। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? इसको फटाफट से बना लो बेटा, इसको फटाफट से बना लो। अब मेरी बात सुनना बेटा, अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूं जिससे 2 साल पहले नीट में सवाल आया था। 2 साल पहले जिससे नीट में सवाल आया था, मैं वो चीज बता रही हूं। ठीक है, यहां तक पहले नोट डाउन कर लो, यहां तक पहले नोट डाउन कर लो। यस, डन, पक्की बात? देखो ये तो बहुत मैम आसान सी बात थी कि हमने बोला कि एक्रोसोमल रिएक्शन का मतलब था रिलीज ऑफ एंजाइम्स फ्रॉम एक्रोसोम, एंजाइम्स फ्रॉम एक्रोसोम। ये बात तो मैम हमें बहुत आसानी से समझ में आ गई। और जिस एंजाइम का नाम मैम जैसा था उस एंजाइम ने मैम उस लेयर को डिसॉल्व करता गया। बेटा पूरी जोना पेल्यूसिडा खत्म नहीं हो जाती है, जोना पेल्यूसिडा में से छेद होता है सिर्फ, पूरी जोना पेल्यूसिडा खत्म उड़ नहीं जाती है। उसका भी रीजन है, अभी मैं आपको बताऊंगी। बेटा पता है क्या क्वेश्चन आया था? अब आप मेरे को लॉजिकली सोच के बताओ, एनसीईआरटी लेके मत चलो अभी, क्योंकि एनसीईआरटी में तो ओवम दे दिया है ना, ओवम तो गलत है। आप मुझे लॉजिकली बताओ तो मैं समझ पाऊंगी कि तुम कितना अपना दिमाग लगा के कर पा रहे हो। आप मेरे को एक चीज बताओ बेटा, लॉजिकली ये एंजाइम्स जिन लेयर्स को डिसॉल्व कर रही है वो एक सेकेंडरी oocyte के लेयर हैं या वो एक ओवम के लेयर है? पहले मेरे को ये बताओ कि भैया जो ओव्यूलेशन होती है एक्चुअल में, जो फैलोपियन ट्यूब में आता है जो चीज एक्चुअल में, जो एम्प्यूला में जो चीज वेट कर रही होती है, वो ओवम वेट कर रही होती है या सेकेंडरी oocyte वेट कर रही होती है? आप मुझे बताइए वो क्या वेट कर रही होती है? क्या वेट कर रही होती है? यस, क्या वेट कर रहा होता है बेटा एम्प्यूला रीजन में? सेकेंडरी oocyte या फिर ओवम? एक्चुअल में क्या वेट कर रहा होता है? एक्चुअल में तो सेकेंडरी oocyte वेट कर रहा है ना बेटा, एक्चुअल में तो सेकेंडरी oocyte वेट कर रहा है, जो कि किस स्टेज में अरेस्टेड है? मेटाफेज 2 मियोसिस 2। याद आ रहा है? ये बात हमने लिखी थी कि नहीं कि मैम वो सेकेंडरी oocyte का अरेस्ट जो होता है मेटाफेज 2 मियोसिस 2 का, वो अरेस्ट मैम तब रिलीज होता है व्हेन द स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, जब स्पर्म oocyte की मेम्ब्रेन को टच करेगा
तब जाके एक्चुअल में मियोसिस कंप्लीट होगी। तो लॉजिकली देखा जाए तो ये क्या है, लॉजिकली देखा जाए ना बेटा, तो ये अभी भी ये सेकेंडरी oocyte था, लेकिन जैसे ही बेटा स्पर्म बेटा तेजी से भागते हुए आ रहा है, इसके मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करते हुए आ रहा है। अब जरा देखना, मेरी बात को जरा ध्यान से देखिएगा। अरे भाई ये तो मिटेगा ही नहीं यार, ब्लैक कलर लेना पड़ेगा, एक सेकंड रुको। देखना बेटा, मेरी बात जरा सुनना, मेरी बात जरा सुनना, देखो समझना इस चीज को। जैसे ही स्पर्म आया, ये स्पर्म भाई साहब हैं, स्पर्म भाई साहब को बनाया जाए, ये स्पर्म भाई साहब हैं, ये सारी लेयर को डिसॉल्व करते हुए आ रहे थे, और ये स्पर्म भाई साहब डिसॉल्व करते हुए आते 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 oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच कर दिया। पूरा एक्रोसोमल रिएक्शन हो गया, oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच कर दिया। जैसे ही इसने उसको छुआ, तो छूकर मेरे मन को किया, तूने क्या इशारा किया? ये इशारा कि भैया अब तुम अपना मियोसिस अरेस्ट को रिलीज करो। समझ में आ रही है बात? तो इन्होंने क्या इशारा किया बेटा? छूकर मेरी मेम्ब्रेन को किया तूने ये इशारा, मियोसिस टू हुआ कंप्लीट, बन गया ओवम सारा। ठीक है? अरे भाई समझ आ रही है? इन्होंने इसको टच किया तो भैया अब ये जो सेकेंडरी oocyte थी, इसका मियोसिस टू कंप्लीट होगा। और क्या इक्वल या अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन? क्या इक्वल या अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन? इक्वल या अनइक्वल? अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन बनेगा एक छोटा सा, बनेगा एक छोटा सा सेकेंड पोलर बॉडी, बनेगा एक छोटा सा सेकेंड पोलर बॉडी, और ये जो बड़ा सेल बच जाएगा ये क्या होगा? ये हो जाएगा आपका ओवम। क्या समझ पा रहे हो? ये बन जाएगा ओवम और ये बन जाएगा सेकेंड पोलर बॉडी। समझ आ रही है बात? लेकिन बेटा क्योंकि तुम्हें इस डायग्राम में ना, अगर मैं ऐसे बना दूंगी तो तुम्हें मौत आएगी बिल्कुल, तो मैं क्या कर रही हूं ना, इस चीज को अगले पेज में लिख दे रही हूं। लेकिन आपको बेटा कॉन्सेप्ट समझ आया ना कि हम हमेशा ये क्यों कह रहे थे, हम हमेशा ये क्यों कह रहे थे? अब जाके बेटा ओवम बनेगा। क्या इसमें बेटा किसी को कोई दुख दर्द समस्या? यस यस, यहां तक लिख चुके हो ना? यहां तक लिख चुके हो ना? अब मैं इस चीज को छोटू से एक डायग्राम में लिखवा रही हूं, ठीक है? चलो चलो, अब देखो यहां पे मैं लिखवा रही हूं। अब देखो हम बनाते हैं, ये हमारी oocyte प्यारी सी। अब आप उसको आगे बेटा नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू कर सकते हो। अरे यार, तू जो कहे जीवन भर, तुम्हारे लिए बेटा अगर मैं जीवन भर गाऊंगी फिर तुम गाना ही सुनोगे। तेरे लिए मैं गाऊं, अब हम तेरे लिए गाएंगे नहीं बेटा, तेरे को मैं पढ़ाऊं। तू जो कहे जीवन भर, तुझे मैं पढ़ाऊं, तुझे मैं पढ़ाऊं। नोट्स तेरे कॉपी में लिखवाते चले जाऊं, लिखवाते चले जाऊं, ठीक है? तू ही मेरा स्टूडेंट, तू ही है मेरा फ्यूचर डॉक्टर, ठीक है? अभी अपन इसको टच करवा रहे हैं बेटा, और अपन वो सारे पॉइंट्स को लिख रहे हैं जो मैंने आपको बताया ना, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ट हो और आप कभी गलती नहीं करोगे। अब मैं आपसे नीट का भी सवाल बताऊंगी कि नीट में क्या सवाल पूछा गया था। तो ये छोटू सी एक बेटा अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुआ, ये छोटू सी बनी बेटा आपकी सेकेंड पोलर बॉडी, और ये बड़ा सा बेटा आपका क्या बना? ये बड़ा सा बना आपका oocyte, ठीक है? ठीक है? लैंडस्केप नहीं बेटा, लैंडस्केप नहीं बेटा, लैंडस्केप नहीं, नॉर्मल नेक्स्ट पेज में बनाओ। एज oocytes penetrates through zona pellucida and touches oocytes, secondary oocytes, plasma membrane, the secondary oocyte
the secondary oocyte completes its second meiotic division and forms larger ovum, जिसको ह्यूमन के ओवम को क्या बोलते हैं, ooted, and small second polar body. बेटा wasn't it a beautiful concept, right? इसलिए मैं बोलती हूँ थोड़ा थोड़ा पेशेंस के साथ में सुनो, तो आगे जाके आपको कई सारे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, ठीक है? अब मेरे को बताओ बेटा, क्या फर्टिलाइजेशन हो गई? क्या फर्टिलाइजेशन में सिर्फ टच करना होता है या न्यूक्लियस का भी फ्यूजन होना होता है? ये बताओ, यस जल्दी बताओ। अच्छा अच्छा, स्पर्म होगा ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। बेटा मेरे को एक बात बताओ, क्या सिर्फ टच करने से ही फर्टिलाइजेशन होता है या फिर एक्चुअल में ओवम और न्यूक्लियस? बेटा फर्टिलाइजेशन किसके किसके बीच में होगा? ओवम और स्पर्म के बीच में होना चाहिए या सेकेंडरी oocyte और स्पर्म के बीच में होना चाहिए? किसके बीच में होना चाहिए? ऑफ कोर्स एक ओवम और स्पर्म आपस में फ्यूज करेगा तब जाके बेटा फर्टिलाइजेशन होगी ना। एक सेकेंडरी oocyte और, मैंने उल्टा तो नहीं बोला, एक सेकेंडरी oocyte और स्पर्म फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन नहीं बोलते हैं। ओवम और बेटा स्पर्म फ्यूज करते हैं तो फर्टिलाइजेशन होती है, दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं तब फर्टिलाइजेशन होती है। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? एंड जो नीट में सवाल आया था वो ये बोला था, द सेकेंडरी oocyte कंप्लीट्स इट्स सेकेंड मियोटिक डिवीजन बिफोर कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन या आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन? सो बिफोर कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन अभी नहीं हुई, सेकेंडरी oocyte अपना मियोटिक डिवीजन फर्टिलाइजेशन होने से पहले कंप्लीट करती है, तभी तो बेटा ओवम बनता है। समझ आ गई बात? ये समझ आ गई? अभी फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है, अभी फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है। और आपको पता है बेटा, जैसे ये छोटा वाला सेल बना है ना, जिससे मैं क्या बोल रही हूँ, इससे मैं क्या बोल रही हूँ, इससे मैं सेकंड पोलर बॉडी बोल रही हूँ। ये सेकंड पोलर बॉडी आपको कौन से स्पेस में दिख रहा है? ये सेकंड पोलर बॉडी आपको कौन से स्पेस में दिख रहा है? यस, पेरीवाइटलाइन स्पेस में दिख रहा है कि नहीं? फर्स्ट पोलर बॉडी भी बेटा इसी पेरीवाइटलाइन स्पेस में होती है, फर्स्ट पोलर बॉडी भी इसी पेरीवाइटलाइन स्पेस में होती है। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात बेटा? यहां तक कोई दुखद समस्या तो नहीं? कोई दुखद समस्या तो नहीं? आज कोई एनिमेशन, बेटा एनिमेशन मत किया करो, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो। मूवी देखने थोड़ी है, यू पिक्चर देख रहे हो क्या? एनिमेशन। समझ आ रही है बात? ये देखो ओवम दिखाया है, ये पेरीवाइटलाइन, ये वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, ये आपको बेटा लेबलिंग के लिए पूछते हैं, या आपको लेबलिंग के लिए पूछते हैं बेटा, ठीक है? अभी ये पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं हुआ है बेटा, अभी ये पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है? स्पर्म जैसे ही बेटा, अब देखो कुछ कुछ छोटी छोटी अगेन बातें। अब मैं वापस आपको एक चीज बताऊं, रिपीट करवाऊं। सबसे पहले क्या हुआ? स्पर्म कैपेसिटेटेड बने। मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा रही हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले हमने क्या बोला बच्चों? सबसे पहले हमने बोला कि स्पर्म कैपेसिटेटेड हुए। कैपेसिटेटेड का क्या मतलब था? कि उनमें कुछ कुछ चेंजेस हुए, और वो चेंजेस बेटा जरूरी थे ताकि वो oocyte को फर्टिलाइज कर पाए या फ्यूज कर पाए, राइट? वो चेंजेस कहां हुए? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हुए। इंसेमिनेशन में कितने बेटा स्पर्म रिलीज हुए थे? 200 से 300 मिलियन स्पर्म। oocyte के पास कितने पहुंचे? सिर्फ 200 से 300 स्पर्म्स पहुंचे, राइट? अब उस 200 से 300 में से भी फ्यूज कौन करेगा? स्टैंड हियर, आई विल, you want to say something? Hello Sapola. Wait. Okay, so there is some special guest who is disturbing me, but no problem, ठीक है? Hello Sapola. You want to say something ना? Okay. Wait. Okay, come here. Ow, you are heavy beta, you are heavy. Okay, say. Hello Sapola. Oh my god. Beta, hold this. Masi is in a weird position. So she is a kid. Say hello to all. Hello to. She is not my daughter. I am not married, guys. She is my sister's daughter. Right? Right. Who is the best?
Masi. सब सिखा के लेके आई हूं मैं, ठीक है बेटा. हु इज द बेस्ट? Masi. ओके. Whom do you love? Masi. Look at that camera. Look at that camera. Look at that camera. See that camera. See. Say hello to all Sapolas. Hello to all Sapolas. What do you want to say? Do you want to wish them something? Yes. What do you want to say? I want to say on the bus. What do you want to become? Doctors? Yes. Like them? Yeah. I need some energy. Sapolas are best. See, everybody is saying. Okay, do you want to say twinkle twinkle to them? Yes. Say. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are up above the world so high, like a diamond in the sky. Ooh. Do. Okay, say bye. Bye. Say study well. Study well. Okay, and who is the best? Masi. Okay. Who is the most loving? Masi. Okay. So Masi is good or Mama good? Masi good. Okay. Bye. Bye. Oh God. Okay. हाथ दर्द हो गए. I need to eat some more food to hold you. Okay. चलो चलो. सब सिखा के लेके आई थी. इसको अभी चॉकलेट्स खिलानी पड़ेगी सारा सिखाने के लिए. चलो. So she is my sister's daughter. Okay. So where is my pen? Where is my pen? पेन कहाँ गया मेरा भाई? चलो यहाँ है पेन. ठीक है. चलो आई थिंक बेटा टाइम हो चुका है. ठीक है. ओ माय गॉड. ओ माय गॉड. चलो अभी बच्चों सुनो मेरी बात. सुनो मेरी बात. कह रहे हैं बच्चे, कह रहे हैं स्क्रिप्टेड. बच्चे सुनो मेरी बात. इतनी छोटी बच्ची को, 3 साल की बच्ची को स्क्रिप्ट सिखाने में भी बेटा सोचो कितना अच्छा उसने लर्न किया होगा. ठीक है. वही स्क्रिप्ट तुम्हें भी सिखाएंगे. चलो बेटा यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है. यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है. अभी सिर्फ बेटा 4 मिनट बचे हैं तो मैं इससे ज्यादा बेटा वो करूंगी नहीं तुम्हें. ठीक है. तो अभी अपन क्या करते हैं ना, थोड़ा सा एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेते हैं. ठीक है. ये वाली चीज मैं ना कल पढ़ाऊंगी. ये वाली चीज मैं कल पढ़ाऊंगी कि ऐसा कैसे होता है बच्चों, ऐसा कैसा होता है कि सिर्फ एक ही स्पर्म एक ओवम को फ्यूज कर पाती है और मल्टीपल स्पर्म ओवम को फ्यूज नहीं कर पाते हैं, जिसे बोला जाता है पॉलीस्पर्मी. अच्छा वापस से यहां तो सुनो, वापस से तो सुनो. यहां ओए सुनो मेरी बात. यस. Why is it कि एक स्पर्म एक ओवम को फ्यूज कर पाता है, मल्टीपल स्पर्म नहीं फ्यूज कर पाते? तो बच्चों इसका रीजन हम कल पढ़ेंगे कि पॉलीस्पर्मी को कैसे रोका जाता है. ठीक है. सो पॉलीस्पर्मी को कैसे रोका जाता है ये हम कल पढ़ेंगे, जो यहां पे दिया हुआ है. और सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है ये भी मैं आपको कल बताऊंगी. लेकिन एक बारी ये लाइन देख लो, एक बारी ये लाइन देख लो बच्चों. देखो एक बारी एक लाइन देख लो बेटा प्लीज. देखो, secretions of acrosome help in sperm enter into the cytoplasm of ovum through the zona pellucida and the plasma membrane. वापस इधर आओ. This induce the completion of meiotic division of secondary oocyte. The second meiotic division unequal results in the formation of second polar body and haploid ovum या ooted. ठीक है. अब बेटा यहां से आगे कल का टॉपिक मैं बता के चली जाऊं. कल का टॉपिक है, तुम्हें पढ़ के आना है थोड़ा सा एनसीईआरटी से, क्लीवेज डिवीजन के बारे में थोड़ा पढ़ के आना. कल हम यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे. इससे ज्यादा मैं कंटिन्यू नहीं करूंगी. बेटा तुम्हें समझ तो आया ना टॉपिक? एक बार मेरे को ये बता दो, यू ऑल अंडरस्टूड द टॉपिक वेल, जो आज हमने पढ़ा. ठीक है. और बेटा आपने क्या पढ़ना है? आपने एनसीईआरटी पढ़नी है ऑलवेज. ठीक है. ओए मासी मासी करोगे मेरे को? चलो ठीक है. तो बेटा हम क्या करेंगे, हम इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. अभी मैं जा रही हूं, वो वेट कर रही है, तो गाना भी हम कल ही गाएंगे. अभी तुम्हारा क्लास स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. तो मैं चाहती हूँ प्रॉपर ब्रेक ले लो और अब अगले दिन मिलेंगे. आज तो तुम्हारा एंटरटेनमेंट वैसे ही हो गया. ठीक है. तो पढ़ाई करते रहो बेटा. एनसीईआरटी हमेशा मेरी बात बेटा जेन्युइनली अच्छा ही चाहूंगी तुम्हारे लिए, तो तुम एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई करो. बाकी हम मेरा ये वादा है
कि मेरा ये सच में वादा है बेटा कि एनसीईआरटी मैं आपको इतने अच्छे से बेटा याद करवा दूंगी एक एक लाइन कि आपके कोई सवाल गलत नहीं होगा। मैं जितनी मेहनत करती हूं आप मेरे साथ में बेटा इक्वली अगर उतनी मेहनत करो ना तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, चलो मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय, थैंक यू सो मच ऑल माय सबोला आर्मी। बाय 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 बाय, थैंक यू ओए मासी के बच्चों। चलो हाँ।